अच्छा गुड हो गया। चलें, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें तो फिर हम मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके अब क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा वेट करना आई थिंक मुनासिब भी नहीं है। काफी टाइम हो गया। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी दोस्त। सर हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं, क्योंकि अभी हम लोग एडब्ल्यूएस के बिगनर सेक्शन के अंदर हैं, तो हमें काफ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस तरह आप कोई कीवर्ड्स यूज़ करते हैं इंस्टेंसेस हम्म। का, या कुछ भी और एडवांस कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता कि वो उनका यूजेज क्या है, क्लाइंट साइड से क्या पर्सपेक्टिव है। इन चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा अगर आप इजी टर्मिनोलॉजीज के साथ अगर लोगों को। असल में अभी तक ऐसा सच कोई चीज अगर आप गौर से देखें तो कोई एडवांस टर्मिनोलॉजी मैंने यूज नहीं की। जो आपके सामने नजर आ रही है वही यूज हो रही है। लाइक इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है भाई। हम जो वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं उसको इंस्टेंसेस कहते हैं। अगर आप देखें तो एडब्ल्यूएस के कंसोल के अंदर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट देखिएगा मुझे। तो, अच्छा हो गया। और सर अगर पीआईएससी की तरफ से हमारे पोर्टल्स के ऊपर कोई एडब्ल्यूएस की बुक अगर रख दी जाती है, ताकि हम वहां से भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिटेल में पढ़ के यार आइडिया ले सकें। असल में मसला ये है कि जो बुक्स है ना वो पेड होती हैं, तो लाइसेंसिंग के इश्यूज होते हैं। तो इसलिए एड मतलब क्या नाम है हमारा, हम लोग वो नहीं रख सकते अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर। समझ रहे हैं सर आप तो बात को? लाइसेंसिंग की वजह से, क्योंकि हम तो चले आपस में तो शेयर कर लेते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर ये किसी प्लेटफॉर्म पे लाइसेंस एक बंदे का लाइसेंस है, बुक पर लाइसेंस होता है, और हम डाल दें इस तरीके से, तो फिर वो एक और लीगल इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सर मसला अगर ये। आप कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, अगर आपके पास है तो, ग्रुप में। हाँ मैं देख लेता हूँ यार, मैं देख लेता हूँ, क्यों नहीं। अगर मेरे पास होता है तो मैं शेयर करता हूँ पीडीएफ। मेरे पास थी तो सही, मैं चेक कर लेता हूँ यार, अभी कंफर्म नहीं है मुझे भी, लेकिन मैं चलिए। कर देता हूँ। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा। सर एक तो चीज और पूछनी थी, ये यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लिंक आप शेयर करें, जबकि पीआईएसी की मेल में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जो लिंक किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो कौन जरा सा लिंक? ग्रुप में ये जो क्लास का लिंक है, यार ये ऑलरेडी किसी। क्लास का लिंक तो जब जी जी, मैं ग्रुप वही बनता कह है। रहा हूँ कि हाँ हमारे पास सबके पास ईमेल में है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं क्लास शुरू हो गई, प्लीज लिंक शेयर कर दो। तो उनको जरा मुझे बता दें, मेरा खुद ख्याल है समझ ये में नहीं अलाउ नहीं आता। है शायद। अलाउ तो खैर नहीं है, ठीक है वो। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, जब आपने लास्ट क्लास ली थी तो लिंक तो वही है ना। या तो बहुत से लोगों को ये होगा कि बस जल्दी से ज्वाइन कर लें यहीं से, वो अपनी ईमेल खोल के ना देखें। माइट भी, ये भी हो सकता है, कभी कभार होता है ऐसा, लेजीपन आ जाता है कि यार बस ये लिंक दे दो यहीं से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। सर वजह यही है सर। सर वजह यही है कि लेजीपन है, लोग यहीं से ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं। यस एग्जैक्टली, मुझे भी यही फील होता है। तो भाई इसका आसान सा ये होता है कि आप बुक मार्क कर लो, अपने ब्राउजर के अंदर बुक मार्क कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जब भी जाना होगा वहीं से बुक मार्क से ही ओपन कर लिया। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब यही है, मुझे लगता है कि लेजीपन की वजह से ना थोड़ा सा ये हो जाता है। खैर, अच्छा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा कोई रिवाइज करेगा शॉर्ट सा, ताकि फिर हम उसको लेते हुए आगे चलें। सर एक क्वेश्चन था। हेलो। लास्ट क्लास में, हाँ लास्ट क्लास से मतलब लास्ट क्लास में, हाँ। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी जी, क्वेश्चन क्वेश्चन। सर इसी डू इंस्टेंस जब हम बनाते हैं तो आपने बताया हमने स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब जैसे हम उसको रन करें अपने इंस्टेंस को हाँ। ब्राउजर में, तो वो हमें कुछ शो करके दिखाए। हम्म। तो उस जगह क्या हम अपनी वो फ्रंट एंड या बैक एंड को इंटीग्रेट कर सकते हैं उस जगह? हाँ हाँ, मतलब क्या सही से क्लियर करें थोड़ा सा, तो मैं आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर दूंगा, क्योंकि जैसे ये इसी डू। हम्म, जी जी। इसी डू जब इंस्टेंस बना रहे होते हैं तो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप बताते हैं पेज के अंदर। सही है, यूजर स्क्रिप्ट है, हाँ ठीक है, यूजर डेटा, हाँ। जी जी जी। तो वो देना लाजमी है या हम उसकी ना ना जगह ना, क्या बैक एंड या ये फ्रंट तो को इंटीग्रेट ये कर तो सकते हैं? ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। अगर आप स्क्रिप्ट नहीं देना चाहते तो नहीं दें, और आप देना चाहते तो दें, कोई मसला नहीं है। स्क्रिप्ट देने से ये है कि स्टार्ट होते वक्त ही वो वाली स्क्रिप्ट चलेगी, और जो आप काम करवाना चाहते हैं वो हो जाता है। लेट्स से हम लोग ये देखते हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है।
सर हम जैसे बैकएंड अपना बैकएंड कनेक्ट करना चाह रहे थे। कनेक्ट तो बैकएंड के लिए डेफिनेटली आप जी जी पूरा सर्वर बनाया होगा ना, तो यूजर स्क्रिप्ट के अंदर पूरा का पूरा सर्वर एक दो लाइन का नहीं होता ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी हाँ, तो फिर आपको वो पूरा सर्वर लिखना पड़ेगा ना। ये देखें, जैसे क्या ये पॉसिबल है, ऐसा एक सवाल है कि, सॉरी आप लोगों से पूछने के लिए, कि ये देखें, ये है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड किसका है ये? हाँ जी, आवाज नहीं आई। एक्सप्रेस का, बिल्कुल। ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस का। क्या इज इट पॉसिबल कि ये वाला हेलो वर्ल्ड में यूजर डेटा में डाल दूं और मेरा जैसे ही सर्वर रन हो और ये चल जाए? क्या पॉसिबल है? यस और नो चाहिए मुझे। जी सर। सर नोड.जेएस नहीं इंस्टॉल हुआ होगा। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब पॉसिबल है। इसके लिए सिर्फ ये काम नहीं करना, इसके लिए थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस लाइन से ऊपर मुझे एक बैश स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। नोड.जेएस के बाद मुझे एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज, एम आई राइट? यस नोड.जेएस इंस्टॉल करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नोड.जेएस के बाद मुझे एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्सप्रेस। तो ये चीजें हैं, देखें, समझने के लिए। अब आपको समझ में आ रही है चीजें कि यूजर डेटा के अंदर डाल के मैं अपना कोई भी काम करवा सकता हूँ सर्वर अप होने पे। मैं ये भी करवा सकता हूँ। क्या पता आपका सारा कोड एक पेज पे लिखा हो, तो आपने सारा का सारा कोड एक पेज का कॉपी किया और वो यूजर स्क्रिप्ट के अंदर डाल दिया, क्या वो चल जाएगा? समहाउ किसी तरीके से हम चला सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बाकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो सर वो चल सकते हैं, यानी हाँ, बाकी चीज में। तो ये सारा काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है ना एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे पाइथन है तो फिर आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज हो गई। पीएचपी है तो आपकी थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। तो काम सारा हो सकता है, बट डिपेंड करता है। अब सारी चीजें वेरी करती हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। अब जैसे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ HTML का पेज रेंडर करवाया था, यानी लिखा था जो भी हमने लिखा था उसमें, टेक्स्ट, होस्ट नेम वगैरह वगैरह, तो उसमें हमें कोई ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सबको पता है कि HTML तो नॉर्मल है, तो वो तो 100% चली जाएगी, तो इसलिए हमने नॉर्मल सा काम किया था। अब आप एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरी एप्लीकेशन भी डिप्लॉय हो जाए, तो हाँ डेफिनेटली हो सब कुछ जाएगा। उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उस स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले नोड इंस्टॉल करें, फिर अपने गेटहब से क्लोन कर लें उस गेटहब, गेट को भी इंस्टॉल कर लें, नोड को भी इंस्टॉल कर लें, फिर गेटहब से अपना पूरा प्रोजेक्ट को क्लोन कर लें और फिर उसको चला लें। ये भी पॉसिबिलिटी है। होने को तो सब कुछ हो सकता है। यही है कि स्क्रिप्ट है, अब वो आपको स्क्रिप्ट जितना बेहतर बना, जैसे प्रोग्रामिंग होती है, तो प्रोग्रामिंग में अलग अलग टास्क आ रहे होते हैं, तो वही है, इसमें भी स्क्रिप्टिंग के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, तो आपको उस हिसाब से उसको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, वहां पे जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, वहां पे स्क्रिप्ट कौन सी लिखते हैं हम, मतलब हम जो अगर मैं कहूँ कि शेल यूज करते हैं या लैंग्वेज यूज करते हैं, थोड़ी देर के लिए कहूँ, तो वो यूजर डेटा में कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम लोग? पाइथन, जावास्क्रिप्ट, क्या यूज कर रहे हैं वहां पे? याद है किसी को? हम सबसे पहली लाइन कुछ लिखते हैं वहां पे। सर बैश बैश, देन बैश। बैश, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि हम ना वहां पे पाइथन लिख रहे हैं, ना वहां पे हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हम वहां पे लिख रहे हैं बैश स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो बैश स्क्रिप्टिंग भी एक सिंपल सा है, जिस तरीके से हम नॉर्मल दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं उसी तरीके से बैश स्क्रिप्टिंग भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर फोर का लूप लगेगा, इफ की कंडीशंस लगेंगी, यानी पूरी स्क्रिप्टिंग ही है ये भी, जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट मौजूद है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये कंपेयर करने के लिए। तो वहाँ ये पूरी कोडिंग आप समझ लें, ये पूरी स्क्रिप्टिंग आप वहां पे कर सकते हैं। आप डेट ले सकते हैं पूरी, जो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर छोटे मोटे काम कर सकते थे, जावास्क्रिप्ट के अंदर तो काफी काम कर सकते हैं। लेकिन ये बैश है, बैश के अंदर भी हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक हमारी शेल के अंदर लिखी जाती है और ये भी सारे काम करके देती है हमें। और ये डायरेक्ट आपके सिस्टम से बात कर रही होती है, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। ये देखें, हम इसी तरीके से लिखते हैं
इको हेलो वर्ल्ड, अब ये स्क्रिप्टिंग का हेलो वर्ल्ड हमने किया हुआ है। अब इसके बाद इसके अंदर फोर लूप लगा सकते हैं, इफ की कंडीशंस लगा सकते हैं सारे इसके अंदर, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग है, तो आप इस स्क्रिप्टिंग के थ्रू यार माइक अच्छा, तो इस तरीके से हम सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहली लाइन में बैश लिखूंगा, फिर लिखूंगा कि भाई नोड जेएस इंस्टॉल करो, नोड जेएस के बाद एक फोल्डर बनाऊंगा, एक फोल्डर के अंदर पैकेज जेसन बनाऊंगा, एक पैकेज जेसन के अंदर मैं इंस्टॉल करूंगा एक्सप्रेस को, और फिर एक फाइल के अंदर हो सकता है मैं इसको कॉपी करवा दूं पूरा का पूरा, और फिर मैं वो फाइल रन करवा दूं, और इस तरीके से मेरी पूरा सर्वर अप एंड रनिंग हो जाएगा। पॉसिबल है। डॉकर हम यूज करते हैं, डॉकर में भी यही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ना, मोर और लेस, क्या फोल्डर बनाना होता है, पैकेज इंस्टॉल करना होता है, एंड देन हम उसको अप एंड रनिंग करवाते हैं कमांड के थ्रू। तो यही सारा काम आप डॉकर की इमेज बना देते हैं, वो काम जो कर सकते। हाँ, इसमें इमेज नहीं बनेगी, ये डायरेक्ट चल जाएगा इसका। हाँ, इमेज फिर इंस्टेंस की इमेज भी हम बना सकते हैं, ये भी आपको पता है कि उस इंस्टेंस की इमेज से भी आप काम कर सकते हैं। खैर, और कोई सवाल अगर ऐसा है तो मैं अभी चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में लेते हुए फिर आगे चलते जाएं, और इस बहाने क्या पता शायद स्टूडेंट्स थोड़े और आ जाएं। जी सर, ये अक्सर मतलब आता है कि EC2 के लिए अलग प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट की तरफ से डिमांड आती है, और या SDK वगैरह की अलग से आती है, तो मतलब ये सेपरेट मॉड्यूल्स होते हैं, इनके अंदर सेपरेट काम करना होता है या सब कंबाइन होता है? नहीं नहीं, देखें, AWS को यूज करने के दो तरीके हैं। एक तो हम जो कंसोल से कर रहे हैं अभी वो है, और एक दूसरा है CLI के थ्रू। ये जो सारे काम आप कंसोल से कर रहे हैं वही सारे काम आप CLI से भी कर सकते हैं। इंस्टेंस बनाना है, आप CLI से इंस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली लिखना पड़ेगा आपको। इसमें तो कंसोल में गए, हमने क्लिक्स के ऊपर काम कर लिया है, तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये डिपेंड करता है कि अब क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। सारी चीजें डिपेंड करती है, वेरी करती है क्लाइंट टू क्लाइंट के। वो चाहता है कि नहीं यार, मुझे सारी चीजें एज अ फाइल में हो, तो सारी चीजें लिखी हुई हो, तो आप फिर CLI के ऊपर काम करोगे, सारी चीजें लिख के उस फाइल्स को रन करोगे, कमांड्स को रन करोगे, व्हाटएवर। जी और कोई सवाल? हेलो, आवाज आ रही है सबको? जी सर, आगे चले। आ रही है, ओके चलें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई? EBS और EFS। ये क्या था EBS और EFS, को बताएगा मुझे? EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है, और ब्लॉक स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, जबकि EFS जो है ना वो इलास्टिक फाइल स्टोरेज है, जो NTFS सिस्टम या ये लिनक्स के जो मतलब शेयरिंग के लिए यूज होता है स्टोरेज। जबरदस्त जबरदस्त। तो जब हम अपना इंस्टेंस बनाते हैं तब हमें कौन सा ब्लॉक, कौन सी स्टोरेज मिलती है, EFS या EBS? सर बाय डिफॉल्ट तो उसमें इंस्टेंस स्टोर मिलता है, उसके साथ हमको अटैच करना पड़ता है, वो हम EBS भी अटैच कर सकते हैं। नहीं, जब मैं इंस्टेंस बनाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई तो हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है ना उसमें, कोई ना कोई तो स्टोरेज मिलता है ना, तो वो कौन सा होता है, EBS होता है या EFS होता है? EBS होता है। अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मैं अपना इंस्टेंस डिलीट करता हूँ तो जो उसके साथ इनिशिएट हुआ होता है EBS, वो भी डिलीट हो जाता है या वो रहता है? सर अगर बाय डिफॉल्ट वाला है तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, क्या इज इट पॉसिबल कि जो बाय डिफॉल्ट आता है मैं उसको चाहता हूँ कि यार वो डिलीट ना हो? पॉसिबल है? वैसे सवाल है। यस सर, पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, ठीक है, वेरी गुड। चले, सारी मोर और लेस चीज आप लोगों को पता है, वेरी गुड। अच्छा, EFS EBS पे मसला ये था कि ये अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर लॉक्ड होता है, यानी अगर एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमने EBS डाला तो हम उसको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर यूज नहीं कर सकते। यानी एक इंस्टेंस हमारा मौजूद है अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर,
और ईबीएस भी अवेलेबिलिटी जोन 1 में है तो ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका जो इंस्टेंस है वो अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर हो और आपका ईबीएस अवेलेबिलिटी जोन 1 के अंदर हो तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं क्रॉस में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अब मुझे एक्सेस करना हो तो क्या तरीका है इसका कि यार ये वाला ईबीएस जो है इसमें डेटा तो पड़ा हुआ है, अब मुझे ये अवेलेबिलिटी जोन 2 के अंदर यूज करना है, फिर मैं क्या करूंगा इसके लिए? स्नैपशॉट उसका स्नैपशॉट बना के जबरदस्त जबरदस्त। फिर हम उसका स्नैपशॉट बनाएंगे और फिर इस स्नैपशॉट से हम एक और दूसरा ईबीएस बनाएंगे और फिर इसको हम उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डाल के इसको यूज करेंगे। ये सारी चीजें क्लियर है? ये लास्ट क्लास में हमने सारा किया था। सर ये स्नैपशॉट जो है ना दूसरे रीजन में भी तो यूज कर सकते हैं ना फिर? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्नैपशॉट तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वो मसला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, स्नैपशॉट थोड़ा काइंडली बता दीजिएगा ये क्या चीज है, इसकी कॉपी होती है, कोई इस तरह की चीज होती है? कॉपी, हाँ, जो भी हमारा जिस तरीके से आप वर्चुअल मशीन अगर आपने यूज की हुई तो उसका भी स्नैपशॉट बनता है, और अगर आपने कभी अपनी विंडोज की मशीन के अंदर भी आपने देखा तो आपके विंडोज के भी स्नैपशॉट्स बनते हैं। कभी किसी ने किया हो काम तो आइडिया होगा उनको कि जब हम बैकअप लेते हैं ना तो वो आपका एक स्नैपशॉट लेके रख देता है। अगर लेट से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने पीछे वाले बैकअप के ऊपर जाओ, सिलेक्ट कर दोगे। और देखो हम कह रहे हैं तो लोग की दुकान बुला रहा हूं, पूछ रहा था चाबी दे जरूर। अच्छा जी, तो क्लियर हो गया दोस्त? स्नैपशॉट इज अ कॉपी, यानी हमने एक हार्ड ड्राइव का डेटा या पूरा जो उसके अंदर जो भी चीजें थी वो हमने कॉपी कर ली। अब वो स्नैपशॉट को हम किसी और जगह पे रिस्टोर कर सकते हैं, यानी अगर हम उससे बनाएंगे तो वो उसको उधर पेस्ट कर देगा इन शॉर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ईएफएस की अच्छी चीज ये है कि ईएफएस मल्टी जोन काम करता है हमारे पास और अक्रॉस द अवेलेबिलिटी जोन काम करता है। और इसके अंदर एक और मसला था, क्या ये एक दफा किसी इंस्टेंस के साथ कनेक्ट है तो क्या हम इसी ईबीएस को दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं अवेलेबल होता, हम कनेक्ट नहीं कर सकते। एट अ टाइम ईबीएस एक ही इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सकता है, जबकि ईएफएस हमारा मल्टी इंस्टेंस कनेक्ट कर सकता है हमारे पास। जी जी, फाइल में मतलब फाइल नहीं, ये स्टोरेज है, ये समझे आपकी हार्ड ड्राइव है, एक हार्ड ड्राइव कह लें या आप अपनी हार्ड ड्राइव का पार्ट कहते हैं, जैसे सी डी ई एफ है, इस तरीके से समझ लें। तो ये स्टोरेज है बिल्कुल एक आपकी नेटवर्क स्टोरेज, लाइक यूएसबी। सर ये ऑटोमेटिकली सॉरी ऑटोमेटिकली, फाइल सिस्टम इसको हम खुद करते हैं, मेंटेन करते हैं। हाँ, ये वाला भी मैं करवा के दिखाता हूँ। ईबीएस हमने करके देखा था ना, आज ईएफएस की बारी थी, तो आज हम ईएफएस करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक मसला है कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से इंस्टेंसेस के साथ चलेगा, मसला नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ कौन से इंस्टेंसेस के साथ चलेगा हमारे? लिनक्स बेस्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये विंडोज के साथ नहीं चलेगा। हाँ, इसके अंदर एक और चीज भी है, इसकी प्राइसिंग, ठीक है, ईबीएस की प्राइसिंग से ज्यादा ईएफएस की प्राइसिंग है, और ईएफएस उतना ही चार्ज करता है जितना आप यूज करते हो, ठीक है, जितना आप यूज करोगे उतना वो चार्ज करेगा। यानी अगर आपके हार्ड ड्राइव के ऊपर 1 GB का डेटा है तो वो 1 GB का चार्ज कर रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए इन्होंने कॉस्ट सेविंग के लिए डाला हुआ है ईएफएस आईए, ठीक है। आईए में क्या होता है कि आप एक रूल डिफाइन कर देते हो कि यार अगर मेरी कोई फाइल 30 डेज तक यूज नहीं हो रही, या 7 डेज या 14 डेज या आपके कंट्रोल में है, आप कहते हो कि यार ये इतने दिन तक अगर ये वाली फाइल यूज नहीं हो रही तो इसको आईए में लेके चले जाओ। आईए में लेके चले जाने से फायदा ये हो जाएगा कि आपकी जो स्टोरेज है वो कम हो जाएगी ईएफएस के ऊपर, तो आपको जो चार्ज होगा वो एटलीस्ट उतना ही होगा जितना उसको होना चाहिए। लेट से अगर कोई ऐसी फाइल्स है जो आपके पास 1 महीने से यूज ही नहीं हुई, तो बिला वजह वो अगर आपके स्टोरेज के ऊपर पड़ी हुई है तो 1 GB की फाइल है, थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज करते हैं, तो आपको जो चार्ज हो रहा है वो 1 GB का चार्ज हो रहा है, जबकि वो फाइल यूज ही नहीं हो रही। तो ये क्या करता है, आईए में लेके चले जाता है इसको, वो वाली फाइल्स जो 30 डेज तक यूज नहीं हुई। तो इससे फायदा ये होगा, तो 1 GB था वो आपका लेस हो गया, तो अब जो आपको पे करना होगा वो 1 GB माइनस पे करना होगा, अगर जो भी आपके स्पेस मौजूद होगी। आईए स्टैंड
इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इनफ्रीक्वेंट, हाँ एग्जैक्टली, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब यही है कि आप यूज नहीं कर रहे इसको ज्यादा, फाइल्स को। तो सर ये 30 डेज तक करता सर? में हाँ, मैक्स ये इसका ऑप्शन है लास्ट जो है वो 30 डेज है, इसके बाद आप 7 डेज भी कर सकते हो, 14 डेज भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब सर एज पर रिक्वायरमेंट्स को सेट कर सकते? हाँ, आप आपके ऊपर है कि आप अपने ईएफएस के ऊपर जो भी करना चाहें। ठीक है, चले ईएफएस को जल्दी से करके देख लेते हैं। करके दिखाओ या आप लोग कर लेंगे? सर कर दो एक दफा। अच्छा, लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने सॉरी लास्ट क्लासेस के अंदर आई थिंक मैंने कुछ टास्क दिए थे, 2-3 टास्क थे, मुझे जहन में नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। तो जल्दी से कोई बता दे क्या क्या टास्क थे, ताकि मैं उसको भी देख लूं आप लोगों के साथ कि कहाँ तक पहुंचे। सर एक तो आपने वो दिया था एरे का, दूसरा आपने दिया था, दूसरा टास्क क्या था? एरे मतलब क्या? सॉरी मुझे एरे का ऊपर के अंदर जो है ना पूरी गाड़ियां फुल होके जाएं एरे में। ये तो बहुत ही पुराना टास्क है। लास्ट के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को रन करना था। हाँ, एप्लीकेशन को रन करना था, पहला ये हो गया। दूसरा फिर इसके अलावा एक्सप्रेस बना के और एक्सप्रेस में अपनी एप्लीकेशन को डाल के तो उसमें भी रन करना था। ओके। तो तीसरा टास्क ये था कि ईबीएस को माउंट करके और उसमें डाटा वगैरह डालना था। सही सही, हाँ ये ईबीएस वाला भी था। ठीक है, कहाँ तक पहुंचा भाई? अब कौन कौन से टास्क हो गया? अब सवाल ये है, ईबीएस को माउंट तो कर दिया था लेकिन आगे उसको यूज नहीं करे, डाटा नहीं डाल सके। क्यों, कोई खास वजह इसकी? आगे तक समझ नहीं आई थी। ओके ओके, अच्छा एक मिनट दीजिएगा, मुझे याद नहीं है, मेरे पास शायद ये तीनों मौजूद थे ना लास्ट क्लास में भी। यार मैं देख लेता हूँ, ये भी याद डाउनलोड्स एलएस करते हैं। क्या थी भाई कीज हमारे पास मौजूद इसमें? वेब सर्वर, ओके, वेब डैश सर्वर क्या मौजूद है, कोई मसला नहीं। नेटवर्किंग कहीं से भी आ जाओ। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप देना है ना इसको, सिक्योरिटी ग्रुप में। सर एक क्वेश्चन था, रीजन अगर चेंज करते हैं तो सर एक स्क्रीन आती है, उसमें कंटिन्यू करना होता है या कैंसिल? क्योंकि एक स्क्रीन दिखाता है उसमें अलग से जब जैसे वो चेंज करते हैं रीजन, उसके अंदर लिखा होता है यू कैन कंटिन्यू द, जैसे अगर मैंने इनेबल द मिडिल ईस्ट बहरीन रीजन, मैंने अगर ये सेलेक्ट किया है तो वो एक ये स्क्रीन आ जाती है इस तरह की, उसके अंदर एक कंटिन्यू करना है या कैंसिल करना है, उसमें क्या क्या कर रहे हैं? ये कोई वो तो नहीं है? अगर आप नहीं, वो दिखा रहा है कि अगर आप रीजन चेंज करोगे तो उसकी पॉलिसीज वगैरह चेंज हो जाएंगी, रेट्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, यही है मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कंटिन्यू करके आगे जाएं, बस आगे बढ़ो। हाँ दोस्त, अच्छा तो ये एक मशीन बना रहा हूँ, इस मशीन के अंदर मैं यूजर डेटा भी डाल देता हूँ। यूजर डेटा मुझे मिलेगा मेरी ही फाइल से, फाइल नंबर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 37। यार देखो यस 37। और कंध हो गई है उतनी ए वाली साथ हो गए। माइक म्यूट कर ले दोस्त। ठीक हो गया जी, हम थे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर, पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसका जो मसला आता है वो आता है ये भी कर दिया सेट। ओके, नंबर एक ही इंस्टेंस सही है, देखें T2 माइक्रो है, एसजी वेब सर्वर हमने सिक्योरिटी ग्रुप जो पहले बनाया हुआ है, HTTP सारे अलाउ किए हुए, तो ये वो वाला एसजी ग्रुप, और सिंपल चीज ओके हो गई है। ये रहा यूजर डेटा भी हमने डाल दिया, यहाँ पे और भी जो भी काम करवाना चाहे करवा सकते हैं, लेकिन अभी वेब सर्वर बना रहा हूँ। वेब सर्वर क्यों बना रहा हूँ मैं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ EFS वाला काम करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको देख लेते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं EFS के अंदर,
नेम EFS1 डेमो -1, ठीक है। रीजनल कोई भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके अंदर ये देखें, और ये बन गया मेरा EFS, ठीक है। अभी ये 0 बता रहा है, क्यों बता रहा है भाई ये 0 भी मुझे? जल्दी बताए कोई। एक तो उसमें डाटा नहीं है, दूसरा ये इलास्टिक है। डाटा नहीं होगा इसमें। यस, ठीक है, ये आ गया इसका पूरा। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अटैच करने के लिए। इसको अटैच करने के लिए हमें अटैच करना है वाया DNS, ठीक है। आईपी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आईपी के थ्रू प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आईपी अगर चेंज हो गई तो फिर मसला है। DNS का मतलब ये है कि आईपी बैकएंड से जो भी चेंज हो जाए, लेकिन आपको DNS में मोर और लेस सेम ही रहता है, ठीक है। तो हम DNS, अच्छा, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने टर्मिनल के साथ। पहले अपने इंस्टेंस को, बल्कि एक क्यों मैंने किया, मैं 2 इंस्टेंसेस रन कर देता हूँ ना, ताकि हम EFS का जो फायदा है वो उठा सके। मेरे मुंह से पता नहीं EFS क्यों निकल रहा बार बार, सॉरी फॉर दैट। इंस्टेंस, एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वेरी क्विकली। कैसे करूँ, एक जल्दी से इंस्टेंस क्रिएट करना है तो कोई ऑप्शन है किसी के पास? एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट के थ्रू, और एक ऑप्शन होता है कि इसी की हम कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉपी बनाने के लिए होता है इसकी कॉपी तो बनती है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। वही है कि इसकी इमेज और टेम्पलेट बनवाने के बाद इसको हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वो बनाते हैं डेमो ठीक है। AWS फ्री ट्रायल, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। की एंड पेयर एक ही लेना चाहता हूँ मैं, ताकि हम इसको यूज कर सकें हमेशा। और नेटवर्क में मुझे जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं वही यूज करूंगा। एंड 8 GB इसमें भी डेटा डालना है, तो मैं डेटा डाल देता हूँ। सिर्फ देखने के लिए कि हमारी मशीन चल रही है, मैं आगे चलो लॉन्च इंस्टेंस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 इंस्टेंसेस मौजूद है। अब मुझे ये दोनों के दोनों कनेक्ट करवाने पड़ेंगे टर्मिनल से। मैं अभी कर लेता हूँ इन दोनों को, दोनों टर्मिनल से कनेक्ट, ठीक है। आ गया दोनों, ठीक है। पहले एक को पिक कर लेते हैं, मैक1 को। पब्लिक आईपी ये रही इसकी। यार मैं अपने टर्मिनल से कनेक्ट करने से बेहतर समझता हूँ कि यहीं से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। सॉरी, इंस्टेंस 2 इसको ठीक किया। हाँ, इसी टू इंस्टेंस कनेक्ट, सॉरी, ठीक है। ये डायरेक्ट मुझे कनेक्ट कर देगा यहाँ पे, और एक और कनेक्ट करना है। ये पहला वाला हमने कनेक्ट किया, कौन सा, डेमो मैक1 है ना, डेमो मैक2 को कनेक्ट, इसी टू इंस्टेंस, और ये आ गया हमारे पास डेमो। अच्छा जी, मैंने दोनों को टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया सिंपली, कोई खास काम नहीं किया इसमें। 2 मशीन्स बनाई, दोनों को टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दोनों मशीन्स मेरे पास चल रही है।
आई थिंक ये अच्छा, ये एक मशीन की आईपी हमारे पास 25 टू 39 है और दूसरे की आईपी है 2083। ठीक है, दोनों अलग अलग मशीन है। गुड। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ईएफएस पे चलते हैं वापस से। अब ईएफएस जो हमने बनाया था उसको हम अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद यहाँ पे देखिए यूजर गाइड लिखा हुआ है, इसके अंदर एक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी होती है, हम वो करेंगे सबसे पहले यूटिलिटी इंस्टॉल। वो मैं बताता हूँ आपको। मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा ईएफएस क्लाइंट, ताकि हम ईएफएस को इजीली इंस्टॉल कर सकें। यही एक छोटी सी कमांड है, ये आपको इंस्टॉल करनी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और दोनों मशीन्स के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे दोनों को कनेक्ट करवाना है। तो ये इसके अंदर हुआ और ये इसके अंदर हो गया। ठीक है, दोनों मशीन्स के अंदर हमने इंस्टॉल कर ली, तो अब दोनों मशीन्स के अंदर हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। वेरी फास्ट, दैट्स गुड। ठीक है, ये तो हमारा टर्मिनल का था, नहीं हमें जाना है ईएफएस पे। ठीक है, अब हमें ये काम करना है। ये क्या कह रहा है, ये माउंटिंग करवा रहा है, हम माउंट कर रहे हैं ईएफएस को। ये वाला जो हमारे पास बना हुआ है, हमने जो ईएफएस बनाया हुआ है, ये उसकी आईडी है। एंड देन हमारे पास ये फोल्डर होगा जिसका नाम होगा ईएफएस। तो हमारे पास फोल्डर अभी मौजूद है नहीं है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ईएफएस के नाम से कोई फोल्डर मौजूद नहीं है, तो हम एक फोल्डर बना देते हैं ईएफएस का, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे ईएफएस। दोनों जगह ईएफएस के फोल्डर्स बन गए। अब ये वाली लाइन को सिंपल आपको कॉपी करना है एंड पेस्ट। ये मैं यहाँ आया, पेस्ट। ये मैं यहाँ आया और पेस्ट। अच्छा जी, मजे की चीज आ गई। अब बताएं क्या मसला हो सकता है, जल्दी बताएं। ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे ईएफएस के साथ, क्यों? राइट्स का इशू है सर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखें, ये एक्टिव होना जरूरी है कि अगर इस टाइप की कोई चीजें आए तो आपको पता हो। लास्ट क्लास में हमने जब यही कहा था कि जब भी टाइम आउट आना स्टार्ट हो जाए तो हमें सबसे पहले चेक करनी है कि क्या हमने उसको परमिशन दी हुई है या नहीं दी। क्या आप लोग अब मुझे बताएं, क्या अभी हमने जो सिक्योरिटी है अपना अभी इधर से बाहर निकल के हम लोग आ जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर। वापस EC2 के ऊपर चलते हैं। EC2 में हमें सिक्योरिटी हमारे ग्रुप्स मिलेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें मिलते हैं पॉलिसीज के अंदर। सिक्योरिटी ठीक है, आपने कौन सा वाला सिलेक्ट किया हुआ सिक्योरिटी इंस्टेंस में जाके? दिखा दे तो कोई मसला नहीं। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट HTTPS और SSH। एग्जैक्टली असल में इसका ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस चेंज हुआ है। इसके अंदर permission। सर की डॉक्यूमेंटेशन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जी स्टैंडर्ड this first time
और प्रैक्टिकल ओवरव्यू हाउ इट वर्क्स, गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में यूजिंग माउंटिंग फाइल सिस्टम में चेक करने को इससे नीचे ये वाला हमने काम कर चुके हैं, अब इसकी बारी है, ठीक है। माउंटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। यूटिलिटी हमने कर दी, एफएस हो गया, मैनुअल इंस्टॉल यही हमने किया हुआ काम। और असल में यहाँ पे मसला है उसका सिक्योरिटी का, इसको हमें देखने के सिक्योरिटी का क्या करना था। क्रिएट आईएफएस फाइल सिस्टम कर दिया, क्रिएट आईसी2 इंस्टेंस ये भी कर चुके हैं, ट्रांसफर फाइल डेटा से क्लीन अप रिसोर्सेस ये एक अलग चीज है, इसको देख लेते हैं। फाइल सिस्टम ये भी हो गया, ठीक है। स्टेप 2 हमें क्या करना था, रिसोर्स लॉन्च कर दिया हमने, और ईएफएस अमेज़न फाइल सिस्टम बना चुके हैं, क्रिएट अमेज़न फाइल सिस्टम, स्टोरेज हो गई, नया ये कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। स्टेप 6 कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, ऐड सिक्योरिटी, ऐड एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, ईएफएस फाइल सिस्टम। सर्च कौन एक में एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना के चेक करते हैं इसके साथ। अच्छा, इस पर इसको वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, सवाल है कि नहीं हुआ। माई ईएफएस डेमो कर दिया, ठीक है। में हमारे पास यही है, ठीक है। रिस्टोर रिडंडेंट अक्रॉस मल्टीपल जोन, अभी हम सिर्फ सिंगल कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल में भी अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम कहते हैं यूएस ईस्ट ए, हमारे मशीन्स किस पे चल रही हैं जल्दी से मैं बता देखें, ताकि हम फॉर द टाइम अभी यूएस 1D पे चल रही हैं मशीन्स, तो उसको हमें करना पड़ेगा यूएस 1D ईस्ट ए, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शंस मुझे एडवांस वाले क्यों नजर नहीं आए। सर साउंड आपकी कम आ रही है, आप बोल रहे हैं या हेलो, हम साउंड कम आ रही थी सर आपकी? साउंड कम आ रही है, ओके सॉरी यार। अभी सही है, अभी सही है। पहले जो आप ये कुछ बोल रहे थे या नहीं? नहीं मैं थोड़ा सा बोल रहा था। जी
अच्छा ये देखें जो दूसरे ऑप्शन है ना एडवांस वाले वो रह गए थे, इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन की वजह से कभी वो भी करते हैं। तो ये किया हमने, ठीक है। और एक क्रिएट करते हैं EFS-demo-1, ठीक है, सिंगल जोन। अभी हम लोग चलते हैं 1D पे, कस्टमाइज करते हैं इसको और ये आ गया आपके पास ऑप्शंस कि आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। जो ये वाला था इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का, ठीक है। ये रहे डेज आपके 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ये जनरल पर्पस यूज करना है या मैक्स यूज करना है, अभी जनरल पर्पस ही रहने देते हैं। ब्रस्टिंग ले लेते हैं या प्रोविजन लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रस्टिंग का मतलब बहुत फास्ट ब्रस्ट मार रहा होगा डेटा के लिए, जो भी आप चाहो। प्रोविजन के लिए प्रोविजन डेटा है तो अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जो डिफॉल्ट है वही जाने देते हैं। टैक्स की डेफिनेटली हमें जरूरत नहीं है। नेटवर्क एक्सेस आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने इसको बता दिया ये अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर हमारे पास मौजूद है। सिंपल सी बात। यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने मल्टीपल नहीं रखे हुए, तो यहाँ पे सिंगल आ रहा है। क्रॉस दी जोन करते तो यहाँ पे और बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप पूछ रहा है कौन कह रहा है कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप आप इसके साथ एक्सेस करना चाहते हैं। तो एक तो मेरे पास पहले का पुराना वाला बना हुआ था, मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ SG वाला लगा के। लेकिन अगर मैं SG वाला बनाना नहीं चाह रहा, मैं एक नया बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ नया ही बनाऊँ ताकि सारी चीजें क्लियर रहें, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स में चलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स में कहता हूँ मैं क्रिएट करो न्यू, और न्यू के अंदर मुझे बना के दो आप क्या नाम था, माई EFS-SG, EFS-demo.SG। SG का मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, EFS डेमो सिक्योरिटी ग्रुप कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सेव साइट। और अभी इसको मेक इट वेरी सिंपल, अभी क्रिएट करके इसको फारिग कर देता हूँ ताकि मेरे पास एक मौजूद हो और मैं वापस को कनेक्ट कर सकूँ। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जिसका मैं EFS-demo-SG, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं वापस बैक साइड नेटवर्क एक्सेस। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ मेरे पास एक मौजूद है, अभी सिर्फ 2 ही आ रहे। क्यों 2 आ रहे हैं, तीसरा क्यों नहीं आ रहा। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, थर्ड वन क्यों नहीं आ रहा जो अभी हमने बनाया। दोबारा लोड करना पड़ेगा ना इसको। एग्जैक्टली इस पेज को दोबारा से एक दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने यहाँ आने के बाद बनाया हुआ है। तो ये रियल टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट हक करके शो हो जाए। तो हमें एक दफा क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल से रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट। ये एक बड़ा मसला है इसमें। रिफ्रेश किया, वापस शुरू से चला, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे। ये फर्स्ट डेमो सिंगल ओरिजिन पे हूँ। सिंगल करना मल्टीपल करना आपके हाथ में, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम मल्टीपल भी करके देखते हैं, पहले हम सिंगल करके देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मसला ये है कि जितने आप मल्टीपल किए में, तो उससे रिलेटेड जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है उसमें भी आपको सबको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर अभी कर लेते हैं इसको भी। अब वापस आ गया EFS-demo-SG आ गया, ठीक है, वेरी गुड। सब में से हमें डिलीट करवाना पड़ेगा। और क्या अटैच करना पड़ेगा हमें, हमारा सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है। ये काम मैं अपने पुराने वाले सिक्योरिटी ग्रुप पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए ना, क्योंकि मैं भी अभी मैस हो रहा है मेरे लिए भी थोड़ा सा ना, तो मैं इसको अलग से सिक्योरिटी ग्रुप पे लेके चलने की कोशिश करता हूँ ताकि हम लोग सारे एक ही पेज पे हों। तो हमने एक नया EFS बनाया, एक हमने अपने नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, सिंपल सा काम करने के लिए, ठीक है। 2 मशीन्स तो हमारी अप एंड रनिंग है, उसका तो कोई मसला नहीं है, वो तो भी हमारे यूज में आ जाएगी 2 मिनट में। तो ये देखें मल्टीपल रीजन से, तो हमें मल्टीपल रीजन के ऊपर, हर रीजन के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप आप अलग भी बना सकते हैं किसी भी रीजन की वजह से। लेकिन अभी मैंने पास एक ही था, तो मैंने अपने पास सारे के सारे एक ही सिक्योरिटी ग्रुप लगा के उसको ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। इसकी जरूरत नहीं है पॉलिसी फाइल सिस्टम्स की, अभी हमारे कोर्स से बाहर है। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्टैंडर्ड रिव्यू करने के लिए रेडी है कि भाई ये काम हो चुका है, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। अब हमें जो करना है वो यही करना है कि
एक दफा वापस से सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही हमें देखना है, क्योंकि अब जो गेम है वो सिक्योरिटी ग्रुप का ही है। सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर आ गए, अब हमारे पास दो आ गए हैं साफ सुथरा काम करने के लिए। हमारे पास ये एक खड़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। ऐड रूल्स कर रहे हैं हम इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा 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 आएगा। मैं डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ लेता हूँ, मुझे सिर्फ एक मिनट देते हैं। मैं वो वाली स्क्रीन शेयर नहीं है लेकिन कर देता हूँ मुझे। सर साउंड नहीं आ रहा। हेलो हेलो, ये आ रही है आवाज सर? आवाज आ रही है? चले, गुड हो गया। यहाँ पर हमें देना है EC2 की मशीन, ठीक है। NFS के साथ पाएगी EC2। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक मिनट दीजिएगा दोस्त। बेस्ट डेमो तो मेरा है। सर इससे ऊपर वाला है शायद। एक मिनट, मैं वही चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ यही होना। ये तो एक्चुअली हमारा वाला ही है ना, EFS डेमो ग्रुप मेरा ही है ये तो। लेट्स सी। मशीन्स वापस ऑन हो जाओ। लास्ट कमांड क्या थी हमारी?
मैनुअली EFS के अंदर जाके यहाँ पे अटैच 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 इसको कॉपी किया, स्ट्रेट ओवर हियर, नहीं अभी भी नहीं है। ये EFS और NFS की फुल फॉर्म एक बार बता देंगे? EFS नेटवर्क फाइल सिस्टम में और EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम है, तो ये सारा नेटवर्क फाइल सिस्टम के अंदर ही आता है EFS। असल मसला जो है ना वो सिक्योरिटी ग्रुप का आ रहा है सिर्फ और सिर्फ, अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन से भी स्लिप हो चुका है। खैर देखते हैं, 2 मिनट में स्टैक ओवरफ्लो। तो ये 0 0 सेलेक्ट कर दे, फिर हर जगह सक्सेस हो जाएगा ये तो है। हाँ अब तो सवाल मेरा यही है कि अगर मैं ये कर दूंगा तो लेट्स सी। हाँ ये IP4 करके आगे उस कर दूं, क्योंकि हमने कि कुछ सर्वर्स के साथ अटैच ना किया जाए, तो सर्वर को IP दिया और फिर यहाँ पे लॉक करें हम। नहीं हम अब का मसला नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट मशीन भी दे सकते हैं अपनी। हाँ जी, ठीक है, तो या तो वेब वाली मशीन से दे दें जो है वो सक्सेस हो जाए। हाँ यही कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे, मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए। ये तो कर लिया भाई, ठीक है। सर आप व्हाट इज माय IP एड्रेस करके वो IP दे दें यहाँ पे ना, IP4 कॉन्फ़िगर करके आपकी मशीन सक्सेस हो जाएगा। एक्चुअली देखिए वो जुगाड़ है, जुगाड़ तो मैं अभी भी करके दे दूं, ऑल पे अलाउ कर दूं तो मसला नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसको टू बी वेरी स्पेसिफिक, हमें टू बी वेरी स्पेसिफिक देना है ग्रुप, ताकि वो उसी ग्रुप्स को वो एक्सेस कर सके और उस ग्रुप में जितनी मशीन होगी वो उसको एक्सेस कर सके। एक्सेस करवाना मसला नहीं है, वो तो अभी 2 मिनट में हो जाएगा, जुगाड़ तो बहुत सर सारा है। तो सर ग्रुप हमने बनाया हुआ है मशीन का जिसके अंदर IP एड्रेस लिस्टेड है। यस आई थिंक बनाया हुआ, बिल्कुल बनाया हुआ है, मैं बताता हूँ। ये सिक्योरिटी ग्रुप्स मौजूद हैं, ये फर्स्ट टर्मिनल मौजूद है, इसको मैं कहता हूँ एडिट कर भाई।
ये हो गया, ठीक है। कैसे हुआ बताता हूँ। असल में नाम से कंफ्यूजन हो गया, मसला नहीं है। अच्छा, मशीन कहाँ गई भाई, मशीन कहाँ गई। EC2 एक EC2 का इंस्टेंस चल रहा है मेरे पास, एक बंद हो गया है। ठीक है, एक चल रहा है एक बंद हो गया। अभी मैं बताता हूँ दूसरे को ऑन करके कि हुआ क्या। जा सैमसंग ये, अच्छा ये कोई बता सकता है कि ये वाली मशीन कौन सी चल रही है अभी। हेलो, कोई ये बता सकते हैं कि ये वाली कौन सी चल रही है। हेलो सर समझ में नहीं आ रहा कौन सी मशीन। ये अभी मेरे पास रनिंग मशीन कितनी है। 2 है सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो टर्मिनल पे चल रही है वो दो में से कौन सी एक मशीन है। डेमो मैक 1 लिखा हुआ है ना नीचे, सॉरी, ये मैक 1 का मशीन है। नहीं अगर के लिए ये भी छोड़ दें, मैं आपके ये टर्मिनल से मुझे देख के कोई बता सकता है। तो सर इसका आईपी एड्रेस ले लें। आईपी एड्रेस दे दिए। ये अगर ये वाला आईपी एड्रेस देख रहा हूँ, ये है 25/2/39, ठीक है। अब इसका देखते हैं 239 यही मौजूद है। यस सर। तो इसका मतलब कौन सा है, ये वाली मशीन चल रही है। वहां पे पब्लिक आईपी नहीं आई, वहां पे प्राइवेट आईपी आई, ऐसा क्यों हुआ ये भी बता दो जल्दी से यार। यहाँ पे हम अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 25/2/39, ये 25/2/39, ये प्राइवेट आईपी है, पब्लिक नहीं है, क्यों। ये आपका बीबीसी के अंदर बना हुआ है। यस एग्जैक्टली, तो हम जो भी सारी एक्सेस कर रहे होते हैं वो इंटरनल आईपी से हो रहा था आपस में क्लाउड के अंदर। अच्छा, अब हम इस पे चलते हैं, इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं जल्दी से EC2 से। सर शाउट बड़ा आ रहा है, बंद कर म्यूट कर दो। बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया। दोस्त कोशिश किया करें कि अपना माइक म्यूट रखें। अच्छा जी, ये मैंने इसको भी कॉपी कर लिया और मशीन ऑन हो गई, इसको भी यहाँ पे डाल के पेस्ट कर दिया, ये भी हो गया। अच्छा, अब EFS का जो कॉन्सेप्ट था ये था कि एक नेटवर्क आपके पास ड्राइव थी, उसको हम एक्सेस करते हैं दो मशीनों के साथ। तो ये देखिए दोनों मशीनों के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया अभी, ठीक है। EFS यहाँ पे भी मौजूद है और EFS अगर हम देखें दोनों के अंदर EFS में क्या मौजूद है, तो दोनों के दोनों EFS खाली है। अब मैं यहाँ से एक इंस्टेंस से एक फाइल बनाता हूँ, टच hello -world.txt। स्पेलिंग गलत है टच की, तो टच की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ठीक है, ये एक फाइल बनाई हेलो। अब क्या देखते हैं EFS के अंदर यहाँ पे फाइल मिल गई मुझे, यहाँ पे भी फाइल नहीं मिली क्योंकि माउंट हो क्या एल माउंट हो जाना चाहिए। एक मिनट कुछ राइट करके देखते हैं इसके अंदर। ओह माय बैड, ये मैंने कहाँ फाइल बना दी, मेन डायरेक्टरी में। मेन डायरेक्टरी में, इसलिए वहां पे भी वो फाइल नहीं मिली। परमिशन डिनाइड, इसका क्या मतलब है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भाइयों, सुडो करना पड़ेगा। ठीक है, सुडो कर दिया। अब ये फाइल तो बन गई मेरे पास यहाँ पे ls करके। अब इसके अंदर कुछ लिख भी देते हैं, टेस्ट फ्रॉम क्या कौन सी आईपी है भाई यहाँ पे 25-239 25-239। कहाँ पे राइट करना भाई मुझे, हेलो वर्ल्ड txt। माफ कर दो, सेंड में एक टी एक्स्ट्रा आ गया। यू आर राइट, लास्ट में txt। जी दोस्त। क्या हुआ, well, vi hello world sudo
25-239। ठीक है, फाइल सेव हो गई, क्लियर किया। एक दफा देख लेते हैं इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है। हम कौन सी मशीन पे खड़े हुए हैं अभी? 25-239 पे, और फाइल के अंदर भी क्या लिखा हुआ आ रहा है? I25-230। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी मशीन के ऊपर हमारी, जिसका आईपी है 2083। अब हम चलते हैं इसके भी EFS के अंदर, ls करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड देखिए यहाँ पे भी मौजूद है, और इसके हेलो वर्ल्ड के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने दूसरी मशीन से लिखा था। अब इसी के अंदर जाते हैं और इस फाइल को भी एडिट कर देते हैं। इसके अंदर एक और लाइन ऐड कर देते हैं हम, सुडो ने किया हुआ है। हम लिखते हैं सेकंड मशीन से हम ये काम करें, मुझे इसके आईपी से याद नहीं आता, सेकंड मशीन। अब हमने ये इस फाइल में काम किया, यह कौन सी वाली मशीन पे थे? 2083 पे। अब हम वापस पुरानी वाली मशीन पे चलते हैं, 239 वाली पे, और इसको कैट करके देखते हैं कि इसमें क्या मौजूद है। तो ये देखें, एक हमने फाइल सिस्टम बनाया अपना, और वो दोनों मशीन्स के साथ एक्सेस किया, और वो देखो दोनों लाइव चल रही हैं। अच्छा, अब मसला क्या हुआ था? अब वो पहले तो ये बताएं, ये क्लियर है? तो फिर मैं वो जो मसला हुआ था सिक्योरिटी ग्रुप का, वो मैं बताऊं आपको। जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ये क्लियर है ना? कुछ भी नहीं किया हमने, एक फाइल सिस्टम बनाया, उस फाइल सिस्टम को हमने अटैच करवा दिया दोनों अपने इंस्टेंसेस के साथ, और एक इंस्टेंस में काम कर रहा हूँ तो दूसरे इंस्टेंस में भी वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गया, खत्म हुआ। ठीक है, ये तो एक छोटा सा काम था। अच्छा, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। अब हम आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वो हुई क्या, ताकि आप लोगों के साथ वो ना हो। और कभी कभार ऐसी चीज़ अच्छी भी हो जाती है, ताकि रन टाइम में अगर एक चीज़ में पंगा आ जाए ना, प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोगों के सामने ही आता है, तो ये अच्छा होता है कि आप लोगों के जहन में बैठ जाएगी वो चीज़, यार ये प्रॉब्लम आई थी तो इसका सॉल्यूशन ये था। वरना तो यूजुअली ये हो रहा होता है कि हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो सारा हैप्पी फ्लो चल रहा होता है। हैप्पी फ्लो का मतलब ये कि हम जो कर रहे हैं वो सही सही, सारी चीजें सही सही होते होते आगे बढ़ रही है। जब आप करने बैठते हैं तो कोई भी एक मिस्टेक होती है तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्या आ गई, ये तो सारा हमने क्लास में ऐसा पढ़ा था। ऐसा होता है? यस सर, अक्सर होता है सर, ऐसे अक्सर होता है। अब ये देखें, ये हमने एक बनाया था EFS डेमो, जो कि हमने अटैच करवाया था हमारे किसके साथ? EFS के साथ। ऐसा ही है? यस सर, ठीक है। ये अटैच करवाया था EFS सिक्योरिटी ग्रुप का EFS, जब हम बनाने जा रहे थे उसके साथ अटैच। अब इसके अंदर हमने ये बताया हुआ है कि भाई आप NFS को यूज करो, और NFS को यूज कब करोगे? जिसके ऊपर हमारे पास ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लगाया हुआ है? ये हमने अपना वेब सर्वर वाला। अब ये वेब सर्वर वाला सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, अटैच कहाँ पे हुआ है? इन शॉर्ट EC2 पर, EC2 के इंस्टेंसेस के साथ। समझ में आई? मैं आप एक थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको चल क्या रहा है। अच्छा जी, हुआ क्या मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया EFS। ये क्या कह रहा है भाई? वुड यू लाइक टू सेंड नोटिफिकेशन? नो, आई डोंट लाइक। ओके, हुआ क्या? सबसे पहले हमने बनाया EFS, और EFS के साथ हमने एक अटैच कर दिया EFS सिक्योरिटी ग्रुप। और इससे पहले हमने बनाया था EC2 का इंस्टेंस, और EC2 के इंस्टेंस के साथ हमने अटैच किसको किया था? वेब डैश सर्वर डैश सिक्योरिटी ग्रुप। ऐसा ही था? जी सर। यस सर, ठीक है, ऐसा ही था। अब हमें ये सारे काम करने के बाद हमने अटैच करने की कोशिश की थी किसको? EFS को अटैच किया था, बल्कि अटैच नहीं वर्ड यूज करता, मैं कहता हूँ माउंट किया था हमने EFS को EC2 इंस्टेंस के साथ। तब ये माउंट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? सिक्योरिटी प्रॉब्लम। नहीं था सर। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पॉलिसी अपडेट नहीं की थी, पॉलिसी की वजह से ये अपडेट नहीं हो रहा था। ओके,
और फिर अब हमें पॉलिसी अपडेट करनी है। तो अभी हमने पॉलिसी अपडेट करने के लिए हम किस में गए, हम गए अपने ईएफएस के एसजी ग्रुप के अंदर, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। वहां से हमने अलाउ करवाया एनएफएस को, और एनएफएस के साथ अलाउ किसको करवाया एग्जैक्टली, क्या हमने वेब कोई सर्वर की या क्या अलाउ किया था? सर, ये ग्रुप किया था हमने सिक्योरिटी वेब सर्वर पर। हमने एक और सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस दिया था यहाँ पे, कि हम कह रहे हैं कि भाई एनएफएस को एक्सेस कौन कर सकता है जिसके ऊपर ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ होगा। ऐसा ही है? जी सर। तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर था ईएफएस का हमारे पास। ईएफएस हमने बनाया और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमें बताना पड़ता है कि जो इंस्टेंस वो सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहा है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से ये हमने वेब का बनाया हुआ है, तो इसी तरीके से हम एक और बनाएंगे। किसके लिए? फॉर और ये वाला जो अटैच होगा, ये वाला किसके साथ हम अटैच करवाएंगे? एक और अटैच करवाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप किसके साथ? EC2 के साथ। समझ में आ रही है बात? पहले तो ये बताएं ताकि EC2 सर कनेक्ट कर सके उसके साथ। yes. नाम बिल्कुल स्पेसिफिक हो, ताकि आप अगर किसी और को भी अलाउ करवाना चाहते हैं, किसी और इंस्टेंस को भी, तो वो आप करवा सके। तो अभी देखें, अभी तो मैंने चलते हुए मैं यही यूज कर लिया क्योंकि मेरे पास अभी यही बना हुआ था। तो असल तरीका क्या था कि मैं एक और पॉलिसी बनाता EC2 टू EFS, और ये अटैच करता अपने इंस्टेंस के साथ, और इंस्टेंस के साथ अटैच करने के बाद फिर जब मैं EFS के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप बताने जाता, तो यहाँ पे मैं क्या बताता, वेब सर्वर की जगह पे क्या बताता? पॉसिबल था ये? हाँ जी सर। क्या एक इंस्टेंस में मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे अभी मैंने 2 किए हुए हैं। हाँ जी सर, कर सकते हैं। एक पॉलिसी बनाई है ना, जहाँ मर्जी अटैच कर दें आप। एग्जैक्टली। तो हम एक नई पॉलिसी बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि यार EC2 एक्सेस कर सके EFS को, और फिर EFS के सिक्योरिटी ग्रुप पे बताएंगे कि नेटवर्क फाइल सिस्टम उनको अलाउ करो जिसके ऊपर ये वाली पॉलिसी लगी हुई है, EC2 टू EFS। मेक सेंस? यस सर। चले, ये आप लोग करके करिएगा सही तरीके से। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। EFS के अंदर ऐसी कोई चीज जो समझ में ना आई हो, अब मैं थोड़ा सा क्लीन अप भी कर दूं जब तक EFS को, और कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दें ताकि हम उसको लेते हुए आगे चलें। सर एक क्वेश्चन था, EFS को हम मोस्टली किस काम के लिए यूज करते हैं? EFS को नेटवर्क फाइल सिस्टम है ना, ये फाइल सिस्टम है ना आपका। आप मोस्टली हम किस लिए यूज कर रहे थे? यार ये अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। अब देखें, इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं कि आपके पास कोई फाइल सर्वर मौजूद हो। ठीक है, फाइल सर्वर मौजूद हो, अलग अलग इंस्टेंस मौजूद है। जैसे API हेड करने के लिए थोड़ी देर के लिए ये समझ लें आप, अलग अलग आपका API मौजूद है, लेकिन आपका फाइल सर्वर एक ही जहाँ पे सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो क्या वो पॉसिबल है मैं वो EFS में बना दूं और वो फाइल सर्वर 2 अलग अलग सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ? फाइल सर्वर्स उस वाले फाइल सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो और डेटा आपका सब एक ही जगह पड़ा हो, सिर्फ आपके सर्वर अलग अलग एंड पॉइंट्स अलग मौजूद हो। पॉसिबल है? ऐसा जैसे नेटवर्क ड्राइव हो गई, आप 2 मशीनों से डिफरेंट 2 मशीनों से कनेक्ट कर रहे हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सर ये अपनी मशीन से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लोकल हमारा लैपटॉप है सर ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये होता भी पहले ही है इसके अगर अगर कोई अटैक कर सके आपको तो आपका डेटा बच जाए और सिस्टम भी सिक्योर है। अच्छा, ये कह रहा है कि पहले से भी सारी चीजें कनेक्टेड है इसलिए ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे इंस्टेंस को डाउन करना पड़ेगा। इंस्टेंस को डाउन करने के बाद मुझे EFS को डाउन करना पड़ेगा और फिर उसके सिक्योरिटी ग्रुप्स को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी भाई, टर्मिनेट कर दो इंस्टेंस को मेरे सारे के सारे। शटिंग डाउन शटिंग डाउन शटिंग डाउन। जब तक ये हो रहा है, जब तक हम EFS में चलते हैं। सर ये लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं हम इनको ऐसे माउंट करके विंडोज से?
वापस बोलिए, विंडोज के साथ नहीं चलेगा, ये लिनक्स के साथ ही चलेगा। अच्छा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना ये विंडोज के साथ नहीं है। तो विंडोज का क्या करें? मतलब होता है टूटे कंफर्ट चाहिए ये पूरा टूल होगा सेटअप बंदी कर दी। सर जो मैं विंडो वाले यूज कर रहा हूँ, विंडो वाले पे दोबारा लिनक्स तो इंस्टॉल करें पहले, उसके बाद ही काम करें। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो अगर आप क्लाउड के ऊपर है तो क्लाउड के ऊपर तो आप यूजुअली जो इंस्टेंस होते हैं वो विंडोज के तो नहीं बनाएंगे, लिनक्स के ज्यादातर बनते हैं ना, क्योंकि जो हमारी मशीन्स हैं लाइक इसकी बात करूं मैं आपसे, हमारी एप्लीकेशन हम बनाते हैं वो तो सारी कंप्लीट लिनक्स पे बना सकते हैं और लिनक्स में ही बनाते हैं, विंडोज पे तो नहीं बनाते हैं। विंडोज पे तो या है तो वो यूज करते हैं। अगर आप .NET या इस टाइप की चीजें हैं तो फिर आपके लिए फिर क्लाउड्स दूसरा एज्योर इसके लिए अच्छा क्लाउड। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको विंडोज की एप्लीकेशन यूज करनी है तो आप अमेजोन की जगह आप एज्योर पे जाएं तो विंडोज की जो सर्विसेज हैं .NET सर्विसेज हैं वो ज्यादा अच्छी बेहतर वहां पे परफॉर्म आप कर सकते हैं। सर विंडो में वर्चुअल मशीन भी इंस्टॉल हो जाती तो उसमें लाइनक्स इंस्टॉल हो जाती तो वो बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल, लोग ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अच्छा जी, मैंने अपने इंस्टेंसेस रिमूव कर दिए, मैंने अपना EFS रिमूव कर दिया, मेरा ये सिक्योरिटी ग्रुप एक ही मौजूद है, यानी ये आज जो हमने काम किए थे वो सारे क्लीन अप कर दिए ताकि मुझे कोई बिलिंग के ऊपर लोड ना आ जाए। और सच कुछ चीज रह गई है, कोई किसी को कुछ है तो मुझे बता दे, मुझे ध्यान में ना आ रही हो तो यस आई थिंक क्लियर। कोई स्नैपशॉट तो नहीं पड़ा हुआ मेरा पुराना, वो भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। AMI तो नहीं पड़ी हुई कोई मेरे पास पुरानी, वो भी एक दफा चेक कर लूँ। या क्लियर है, सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी क्लास के हवाले से वो सारी चीजें क्लीन कर दी है। तो आप लोगों से भी मेरी कोशिश यही कहूंगा कि कोशिश यही कीजिएगा कि सारा काम करने के बाद ना, प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीजों को आप रिमूव कर दे ताकि अच्छा हो जाए काम, ताकि आपको बिलिंग ना आ जाए किसी भी रीजन। आपने डॉग से किया या किसी बुक से किया? तो प्लीज अगर बुक है क्या चीज सीखे है तो सर डॉक्यूमेंटेशन से सीखे है कि मैं, आप मेरी बात कर रही हैं? हाँ जी, मैंने कहा अगर आपके पास कोई बुक है अगर शेयर कर लें मुझसे। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने ज्यादातर जो है ये AWS की डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए पढ़ा है, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है अनफॉर्चुनेटली। और एक और था कि मुझे किसी ने ना कोर्स शेयर किया था तो मैंने वो कोर्स देखा था, तो वो कोर्स की मदद से मुझे काफी बेहतर हो गया था। मैं कोर्स नहीं, मैं वो लिंक अनफॉर्चुनेटली लिंक नहीं दे सकता। मैं अपनी गूगल ड्राइव के ऊपर है ना, ड्राइव का लिंक दे देता हूँ वो कोर्स अपलोड करके, ये मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगा अनफॉर्चुनेटली। अगर वो मैंने अभी कर दिया तो फिर लोगों का क्लास से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं वो दूंगा, लेकिन सर ऐसा क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि वो कोर्स ही इसी से रिलेटेड है, तो फिर लोग वो कोर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे होंगे ना इसको समझने के। वो ये मेरा वादा है कि कोर्स के एंड में वो वाला जो मैं जहां से मैंने अपनी तैयारी की थी वो मैं आपसे जरूर शेयर कर दूंगा। जी सर ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे कर। अच्छा जी, तो अभी हम लोग थे EFS पे और EBS पे, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ ली, वो क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी। अच्छा जी, स्केलेबिलिटी। सर एक सवाल था। हाँ जी, के NFS क्या होता है जो आज हमने भी एक ग्रुप बनाए थे? सिस्टम कहते हैं एक्चुअली। देखें, जो भी हमारे पास EBS हम यूज कर रहे हैं या EFS जो यूज कर रहे हैं ना, तो वो एक्चुअल फिजिकल आपके पास ड्राइव्स नहीं है जो उनके पास पड़ी हुई है। अमेजोन के पास जो सारा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ वो नेटवर्क फाइल सिस्टम वाला ही पड़ा हुआ है, NFS वाला, ठीक है। NFS वाला होता क्या, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। आप अपने सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगाते हैं, मैं अगर हो सकता है 100% ना बता पाऊँ, लेकिन आपका शायद कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ। सिस्टम के अंदर आप हार्ड ड्राइव लगाते हैं जी, ठीक है। फिजिकली आपने एक हार्ड ड्राइव लगाई 100 GB की, दो हार्ड ड्राइव लगाई 300 GB की, 100 GB की, तो ये आपके पास टोटल जो आपको मिल रही होती है आपको कितनी मिल रही है, 200 GB मिल रही है। ऐसा ये सिस्टम होता है, सही। अब
सिस्टम के अंदर फिर भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपके पास लेट से अब पोर्ट खत्म हो गई, हार्ड ड्राइव की भी पोर्ट्स होती है ना, अगर साटा की बात करूँ तो आई थिंक 4 पोर्ट्स होती हैं। आईडी जो पुरानी हार्ड ड्राइव्स आती थी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें आई थिंक सिर्फ 2 पोर्ट्स अवेलेबल होती थी बोर्ड के ऊपर ना, मदरबोर्ड के ऊपर, तो आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। कर सकते थे आई थिंक स्लेव और मास्टर स्लेव बना के, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी ये पॉइंट नहीं है। तो अभी आप ये समझिए कि 2 पॉइंट्स थे, तो आप हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं, साटा के 4 पॉइंट्स से आप 4 साटा के हार्ड ड्राइव यूज कर सकते थे। क्लियर। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि अब आपने अपनी हार्ड ड्राइव तो अपडेट कर दी है, अब मुझे किसी और के साथ शेयर करना हो तो मैं क्या करूँ? वो जो हार्ड ड्राइव थी वो किसकी हद तक थी? वो सिर्फ आपके सिस्टम के लिए थी, ऐसा ही था। आप किसी को दे नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। नेटवर्क फाइल सिस्टम का फायदा ये होता है कि कभी आपने मैं 1 मिनट दीजिएगा, मैं दिखाता हूँ। एक नेटवर्क फाइल सिस्टम छोटा सा है, वेस्टर्न डिजिटल का आता है। वेस्टर्न ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन चीप भी है और छोटा भी है। मैं दिखाता हूँ NFS। सर ये ऐसे ही है जैसे हमने एक आप बता रहे हैं जो वेस्टर्न डिजिटल का एक हार्ड ड्राइव है, उसमें हमने सारा डेटा कर लिया और बाकी लोगों ने उसको नेटवर्क पर अगर है तो मैप कर लिया, तो जो भी कहाँ वहां पर होता रहेगा वो सबके पास रहेगा और साथ साथ अपडेट होता रहेगा। हाँ, अब देखिए इसके अंदर आप सिस्टम में लगाने के लिए एक और प्रॉब्लम है कि आपको सिस्टम हमेशा ऑन करना पड़ेगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा और वो सारी चीजें चाहिए होती है ना। जबकि नेटवर्क फाइल सिस्टम देखिए ये होता है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ 4 हार्ड ड्राइव का एक सॉल्यूशन है, लेकिन नेटवर्क फाइल, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो गूगल के ऊपर आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि नेटवर्क क्लाउड्स कितने बड़े बड़े होते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ये देखिए यहाँ पे ये कितनी ड्राइव्स हैं, 1 2 3 4। एक प्लग की, एक आउट की आप इन कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, जितने भी इन करेंगे आउट करेंगे। अभी अब थोड़ी देर के लिए सब पे 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB, तो हम कितनी TB यूज कर सकते हैं? 4। पहले आपके पास, हाँ पहले आपने कहा यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है 1 TB यूज करनी है, आपने 1 TB लगा दी। फिर आपके पास पैसे आए, आपने कहा यार मेरी 1 TB फुल होती जा रही है, तो आपने एक दूसरी प्लग इन कर दी। तो ये एक ऑप्शन है, ये देखिए ये नेटवर्क फाइल सिस्टम है। अब ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से या किसी से भी नहीं चल रहा। इसका अगर आप बैक देखेंगे तो इसके पीछे एक नेटवर्क केबल होगी, वो नेटवर्क केबल आप अपने नेटवर्क में लगाएं और ये नेटवर्क फाइल सिस्टम आपके अवेलेबल है। इसकी एक डेफिनेटली कोई ना कोई IP होगी और ये क्लाउड बना हुआ होता है। इसका अगर बैक हिस्सा नजर आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये नेटवर्क फाइल सिस्टम ऐसे होता है, ये देखिए इस तरीके से प्लग कर रहा है, इन कर रहा है या आउट कर रहा है व्हाटएवर, लेकिन इसी तरीके से हार्ड ड्राइव्स लगती है हमारे पास, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल सा दिखाया, जो छोटे छोटे सिस्टम्स मिल जाते हैं हमारे पास नेटवर्क के अवेलेबल है जो मार्केट के अंदर है। जबकि अगर आप गूगल के ऊपर हम सर्च करें NFS क्लाउड और इसकी इमेजेस पे हम जाते हैं, सर इसमें सिर्फ हार्ड ड्राइव्स होती है क्या, मदरबोर्ड्स और रैम्स वगैरह बाकी चीजें भी होती हैं? नहीं, यही तो मजे की चीज है। ये टू बी वेरी स्पेसिफिक सिर्फ हार्ड ड्राइव के लिए है। अच्छा, ये सिर्फ हार्ड ड्राइव के लिए, यही अच्छी चीज है इसकी। सर ये हार्ड ड्राइव है, सिंपली वो कनेक्टेड है नेटवर्क से, उसका एक IP एड्रेस है, जिसको भी आपको एक्सेस देना है वहां पे वो IP एड्रेस से जाके उससे मैप करे और वो उस टाइम तक उसके पास रहेगा जब तक उसने काम करना है। उसके बाद वो जब चाहे तो मतलब मैप ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर दे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो हार्ड ड्राइव अपनी जगह पे रहेगी। बाकी 4 लोग यूज कर रहे हैं, 2 लोग छोड़ दें उसको, तो बाकी वो सब वहीं रहेगा, वो हार्ड ड्राइव की तरह है, बस उसमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। क्लाउड NFS के बाद आप डिवाइस लिखिए। ये देखें, ये इस तरीके से, वो मैंने जो आपको दिखाया था वो एक छोटा सा दिखाया था जो हम यूजुअली यूज कर रहे हैं, लेकिन ये तो अभी रैक माउंट लगे हुए हैं। लेकिन इसी तरीके से आपके हार्ड ड्राइव्स और सारे डेटा सर्वर्स इसी तरीके से मौजूद होती हैं। ये देख रहे हैं सारे के सारे डेटा सर्वर्स मौजूद हैं। इसके अंदर सिस्टम्स अलग लगती हैं, रैम्स अलग लगती हैं, जिस तरीके से हार्ड ड्राइव अलग लग रही है उस तरीके से। सर आप सेंड स्टोरेज चेक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बताने के लिए कि इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं। ये अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो तो एक अलग ही टॉपिक है।
लेकिन खैर, तो समझ में आया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि अगर मैं नेटवर्क फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो नेटवर्क फाइल सिस्टम क्लाउड के ऊपर कुछ इस तरीके से होता है और वो फिर इस तरीके से सबको एक्सेस दे रहा होता है। यस सर। क्योंकि हम चाहें, क्या पॉसिबल है कि हम फिजिकल चीजें परचेज कर सके अमेजोन से, कि हम फिजिकल से मतलब कि हमारे लिए सेपरेट वो पूरा फिजिकल सर्वर अपने क्लाउड पे रखते हैं? जी बिल्कुल पॉसिबल है। यस पॉसिबल है, यस ये भी पॉसिबल है। अच्छा, अब थोड़ा सा बताएं स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या समझ में आता है नाम सुनकर? व्हाट इज स्केलेबिलिटी और व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी के दोनों मैं ये बता दूं कि दोनों आपस में इंटरलिंक है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब आप बताएं कि आपके जहन में क्या आता है। सर हाई अवेलेबिलिटी मतलब नो डाउन टाइम, और सही है। स्केलेबिलिटी मतलब जितना मर्जी आप रिसोर्सेज आप हाई यूज करना चाहें। सही है, स्केलेबल जिस तरीके से अभी मैं आपको कर सकता हूं। हाँ, जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि ईबीएस जो हम यूज कर रहे थे, ईबीएस में आपने पहले स्पेसिफिक बताया उसको 8 GB चाहिए। अब 8 GB फुल होगी तो आप क्या करोगे? एक और लगाओगे और इसकी 8 की जगह फिर 16 यूज करोगे, ऐसा ही होगा ना मोर और लेस कुछ हद तक काम। यस सर। ठीक है, अब इसका अपोजिट देखते हैं, ईएफएस में क्या हो रहा है? जितना डाटा आएगा उसी के हिसाब से वो स्केल होता जाएगा। हाँ, तो आपने देखा ईबीएस और ईएफएस को ही अगर हम थोड़ा सा स्केलेबिलिटी के हवाले से देखें तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? ईबीएस को स्केल करने के लिए फिर मुझे दूसरी हार्ड ड्राइव ऐड करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना? पहले वो 8 फिक्स्ड GB है। बनी है, हाँ, फिर आपने एक दूसरी बनाएंगे अगर आपको फुल होगी। जबकि ईएफएस के अंदर क्या है, वो ऑटो स्केल हो रहा है, जितनी आपको जरूरत है वो आप अपना डेटा डालते हैं। हाँ, चार्जेस इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऑटो स्केलिंग चल रही है उसमें। अगर आप देखें तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 8 GB के डेटा फुल हो गया तो मैं क्या करूंगा, लाइक ईबीएस। एम आई राइट? जी सर बिल्कुल, वही इलास्टिक वाली मिसाल है, जैसे 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 आपको जरूरत पड़ रही है वो इलास्टिक उसी तरह से बढ़ती जा रही है। ऐसे है, बिल्कुल जबरदस्त, ऐसा ही है। तो स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी हमने देखा अभी डिस्कस किया कि ये स्केलेबिलिटी है। हाई अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है, आपको बताया मुझे थोड़ा सा। सर वो लोड बर्दाश्त कर सकते थे, इसका मतलब है वो डाउन टाइम उसका बहुत कम होगा। सर रिडंडेंट है और इसके रेप्लिकाज होते हैं। एग्जैक्टली देखिए, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब मैं समझाता हूँ। मेरे पास दो इसके अंदर है, डिटेल में आगे चलते हैं, लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए आप थोड़ी देर के लिए बताएं कि आपने एक किसी भी रीजन के अंदर एक मशीन अप एंड रनिंग कर दी, ठीक है। अब वो लेट से कराची के अंदर है, हम ये समझते हैं। अब ये मशीन मैंने अप एंड रनिंग कर दी कराची में, और किसी भी रीजन की वजह से कराची का सर्वर डाउन हो जाएगा, यानी कराची का रीजन कट हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, क्या आपकी एप्लीकेशन चलेगी? अगर वो दूसरे जोन में जो है तो उसी के लिए हाई अवेलेबिलिटी अभी मतलब वो सिर्फ दूसरे कराची जोन की बात कर रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरा एक कराची में सर्वर था और कराची में ही मैंने अपना सर्वर रखा हुआ है और वो डाउन हो गया। अब क्या होगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। अगर यही चीज अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैंने अपना सर्वर दो जगह पे अप एंड रनिंग कर दिया, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में, अब मुझे बताएं कि एक कराची वाला डाउन होगा तो क्या होगा? आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस्लामाबाद में भी चल रहा है। तो अगर कराची का डाउन होता है तो सारा ट्रैफिक कौन सी तरफ चले जाएगा? मेरा इस्लामाबाद की तरफ, ठीक है। और वापस जब कराची का सर्वर अप हो जाएगा तो वापस से जो पुरानी लॉजिक लगी हुई होगी, सारा डेटा जो कराची वाले हैं वो कराची की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं कि एक सिस्टम डाउन हुआ, लेकिन हाँ, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर काम करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आपने डेटा सिर्फ कराची में डाला हुआ है और आपने एप्लीकेशन दो जगह चला दी है, इस्लामाबाद में भी और कराची में, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका डेटा कहाँ पे मौजूद है? कराची में। और कराची का ही सर्वर डाउन हो गया, डेटा भी आपका कराची में मौजूद है, तो फिर क्या होगा? कोई फायदा नहीं है, इस्लामाबाद का भी कोई फायदा नहीं है चलाने का। तो आपको सिस्टम ऐसा बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही है कि चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो आपका सर्वर भी, अगर हम कहते हैं डेटा सर्वर, तो डेटा सर्वर भी या तो कोई, हाँ, हाई अवेलेबिलिटी के लिए हमें दो रीजन्स पे डालना चाहिए जो कि रेप्लिका कर रहा हो हर दफा, या बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बहुत सारी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन अभी समझाने के लिए
क्या क्या आपका डिजास्टर रिकवरी साइट बनाई जाए, वो एक अलग टॉपिक है ना। देखिए डिजास्टर रिकवरी इज अ डिफरेंट थिंग, कि वो एक डिजास्टर हुआ है तो उसको चलाने के लिए। अभी तो हम बात कर रहे हैं हाई अवेलेबिलिटी की। इसमें ये होता है कि डिजास्टर रिकवरी साइट बनाई जाती है, वहां डेटा रखा होता है और हाँ ये भी कह सकते हैं कि हम डिजास्टर रिकवरी वाला काम कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी जबान में हम इसको कहते हैं कि जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर होता है ना, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि अपना सारा डेटा जो 1 साल का है वो एक ही सर्वर पर नहीं रखते। यानी बैंकिंग सेक्टर में यूजुअली ये होता है, जहां तक मैंने देखा है और सुना है, कि आपका सारा डेटा 1 साल का चल रहा है। जब 1 साल का डेटा कंप्लीट हो जाता है तो ये लोग अपना डेटा इन्वेंट्री के अंदर डालते हैं। डेटा इन्वेंट्री का मतलब ये कि जो यूज के अंदर डेटाबेस है ना, उसके अंदर से सारा डेटा निकाला और किसी एक दूसरी डेटाबेस में डंप कर दिया, और जब जरूरत पड़ती है तो वो डेटा इन्वेंट्री से डेटा ले सकते हैं पिछले साल का। और इससे फायदा ये होता है कि आपका जो करंट डेटाबेस चल रहा है वो भी लाइट है, क्योंकि उसमें डेटा सिर्फ 1 साल का डेटा मौजूद है। बाकी सारा डेटा कहाँ पे मौजूद है आपके पास, डेटा इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रेटजीज हैं। अब हर काम के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, तो विल डिस्कस लेटर ऑन, तो टेंशन नहीं है। वर्टिकल स्केलेबिलिटी, वर्टिकल स्केलेबिलिटी का मतलब ये कि अभी इसमें एग्जांपल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी आपके पास T2 माइक्रो हमने अभी यूज किया, उस पर लोड ज्यादा आ गया, तो फिर हम इसको अपग्रेड करेंगे ना। अपग्रेड करके किस पे लेके जाएंगे, T2 माइक्रो से। जैसे अगर आपके सिस्टम की बात करूं, आपके सिस्टम के अंदर आप कोई काम करते हैं और आपकी रैम फुल हो जाती है, प्रोसेस के अंदर रैम फुल हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, रैम ऐड करते हैं, तो ये रैम ऐड कर देते हैं माइक्रो से T2 लार्ज पे चला जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये वर्टिकल स्केलिंग कर रहे हैं। अब आपके हार्ड ड्राइव, आपके सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव मौजूद है 1 GB की, और वो फुल होगी तो आप उसको वर्टिकल स्केल करेंगे, यानी 2 GB पे लेके जाएंगे, फिर 3 GB एंड वॉट एवर सो ऑन। तो ये वर्टिकल स्केलिंग है, यानी हार्डवेयर आप ऐड करते जा रहे हैं, समझ ले थोड़ी देर के लिए। एक सर्वर फुल हो गया, आपने उसी सर्वर के अंदर चीज अपग्रेड की, वो फुल होता गया, तो ये वर्टिकल स्केलिंग हम कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, जो कि हम क्लाउड पे बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक इंस्टेंस और आ जाएगा, इंस्टेंस हम ऐड करते जाते हैं कि एक इंस्टेंस हमने बड़ा लगा दिया, वो भी फुल हो गया, तो फिर हम एक और इंस्टेंस अप एंड रनिंग कर सकते हैं, एंड सो ऑन। क्लोन्स बना के हम इसके इंस्टेंस को अप एंड रनिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर वापस वही बात है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम होना चाहिए। सारी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। हाई अवेलेबिलिटी की जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, वो यहाँ पे भी ये वही देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक बिल्डिंग न्यूयॉर्क के अंदर है और एक बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। कोई भी एक बिल्डिंग का सर्वर या सिस्टम डाउन हो जाता है तो हम दूसरे के साथ उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी डाउन टाइम नहीं आएगा। ये अच्छा, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा देख लीजिएगा। जब हम वर्टिकल स्केलिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे स्केल अप और स्केल डाउन। स्केल अप कर रहे हैं T2 से माइक्रो से T2 लार्ज, और स्केल डाउन कर रहे हैं लार्ज से T2 माइक्रो। ठीक है, अभी ये टर्म तो स्केल इन और स्केल आउट के नाम से है ना? सॉरी क्या कहा दोस्त? सर ये स्केलिंग की जो भी टर्म है, स्केल इन और स्केल आउट के नाम से है ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अगर हम वर्टिकल स्केलिंग कहेंगे तो स्केल अप और स्केल डाउन कहेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल जो अभी हम बात करते हैं कुबरनेटीज वगैरह के अंदर, तो उसमें हम क्या कहते हैं, स्केल आउट और स्केल इन। ठीक है, ओके सर। स्केल आउट का मतलब इंक्रीज करना और स्केल इन का मतलब डिक्रीज करना। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी, रन इंस्टेंसेस फॉर द सेम एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टी, वही वाला ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर इसमें ऐड होता है। अब जो असल गेम है ना वो इसमें लोड बैलेंसर की, कि व्हाट इज लोड बैलेंसर और व्हाई वी आर यूजिंग लोड बैलेंसर। वर्टिकल स्केलिंग में तो डेफिनेटली आपके पास एक, समझ ले एक हार्डवेयर है, तो सारी रिक्वेस्ट आपकी एक ही हार्डवेयर पे आ रही है, तो आपको उसको लोड बैलेंसिंग और इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है ना। जबकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो आप देखें, अब हमारे पास एक ही काम करने के लिए 3 इंस्टेंस मौजूद है। यानी हमारा एक वेब सर्वर है जो कि तीनों इंस्टेंस पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोड आ रहा था तो हमने 2 इंस्टेंसेस और अप एंड रनिंग कर दिए ताकि हमारा लोड डिवाइड हो जाए। अब लोड डिवाइड करने के लिए तरीका ये है कि आप कोई मैनुअली खुद काम करें, या तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, बीच में एक लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम यही होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आती है, जैसे पहले की रिक्वेस्ट आई
तो पहली मशीन पे भेज दी, दूसरे की रिक्वेस्ट आई, दूसरी मशीन पे भेज दी, तीसरे की रिक्वेस्ट आई, तीसरी मशीन पे भेज दी। अब चौथे की रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा? देखेगा जहाँ पे फ्री है उस तरफ जाएगा पहले। हाँ, यूजुअली तो यही है कि जो उसको देख वो खुद ही सारी चीजें देख रहा होता है। लेकिन अगर अभी हमारे केस में देखें कि पहले की पहले में जा रही है, दूसरे की दूसरे में, और तीसरे की तीसरे में, तो चौथे की किस फिर में वो जाएगी वापस से? नंबर 1 पे ही जाएगी। पहले पे जाएगी, ठीक है। और पांचवी की वही सेकंड पे, और थर्ड सिक्स की थर्ड पे। तो ये स्केलिंग वाला काम ये खुद कर रहा होता है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि अगर ये सर्वर बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये सारा काम ये खुद हैंडल कर रहा होता है। लेकिन आगे स्ट्रेटेजीज भी अभी हम देखते हैं लोड बैलेंसिंग के अंदर, ठीक है। ये काम हम लोग, अच्छा ये वही वाली बात है कि ये डीएनएस से हमें करना पड़ेगा, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस डीएनएस होना चाहिए। और इसके पीछे पहले आप अपने जितने भी इंस्टेंसेस लगाते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमारा एक सर्वर होता है, उसकी कोई ना कोई आईपी होती है। लेट्स से इसकी आईपी है 192.168, कोई भी आईपी है, ठीक है, 1234 है। तो आप अपने क्लाइंट्स को कौन सी आईपी बोलोगे? 1234 बोलोगे कि भाई 1234 के ऊपर एक्सेस करो? लोड बैलेंसर की आईपी थी। नहीं, अभी मैं अभी लोड बैलेंसर को भूल जाए, अभी मैं कह रहा हूँ आपके पास EC2 का इंस्टेंस अभी जो मौजूद है, इसकी आईपी है 1234, कोई एप्लीकेशन चल रही है इस वाले इंस्टेंस के ऊपर, तो आप अपने सारे क्लाइंट्स को क्या बोलोगे, कौन सी आईपी पे हिट करो? 1234। अब एक वक्त आएगा कि ये फुल हो गया, अब ये ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता। अब हम आगे 1235 पे, ये 1234 था, ये 1235 है। तब क्या आप अपने क्लाइंट्स को क्या बोलोगे कि यार 1234 पे एक्सेस करो या 1235 पे एक्सेस करो? वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा, वो खुद तो रीडायरेक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि उस क्लाइंट का होता क्या है, जैसे हम फ्रंट एंड और बैक एंड की बात करते हैं, तो फ्रंट एंड वाला जो एपीआई कॉल करता है, तो बैक एंड की कोई ना कोई किसी एक एंड पॉइंट पे हिट करता है ना। अब आप कहते हो कि यार 1234 ये वाला जो है ये सर्वर फुल हो गया, अब ये ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा? अब आपने एक नया सर्वर तो खड़ा कर दिया, 1235 अप एंड रनिंग कर दिया, तो अब कैसे, मतलब अब क्लाइंट को कैसे बताएं कि भाई अब ये 1234 पे एक्सेस नहीं करो, 1235 पे एक्सेस करो? हाँ, यहाँ पे फिर फायदा आता है लोड बैलेंसर का, ठीक है। क्योंकि फिर आप, अब क्या हो गया, ये 1234 है, ये 1235 है, लेकिन लोड बैलेंसर की आईपी है 123, तो आप हर क्लाइंट पे कौन सी आईपी बताओगे? अब 123 बताएंगे डेफिनेटली। अब हम बताएंगे सबको कि अपने लोड बैलेंसर की आईपी। अब आगे लोड बैलेंसर के आगे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, मतलब एंड यूजर को नहीं पता। एंड यूजर को पता है कि मुझे यहाँ पे हिट करना है और यही मुझे रिस्पॉन्स ला के देगा। तो अब यहाँ पे अगर 3 सर्वर चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है क्लाइंट को, ऐसा ही है? हमारी हेडेक खत्म हो गई। यस, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है वो भी देख लेते हैं हम। तो काफी नहीं हो गया भाई, ये सिर्फ डिस्कस करते हैं आज, बस बंद करता हूँ इसके बाद, ठीक है। सिर्फ ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोड मल्टीपल इंस्टेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉइंट होता है हमारे पास एप्लीकेशन को एक्सेस करवाने के लिए। फेलियर्स डाउनस्ट्रीम बहुत कम मिलेगा, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि हम अपने लोड बैलेंसर में हेल्थ चेक डाल सकते हैं कि यार ये वाला इंस्टेंस हेल्दी है तो ही इसकी तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट करो, अगर ये हेल्दी नहीं है तो इसकी तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम SSL लगा सकते हैं जो HTTPS सिक्योर कनेक्शंस के लिए है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, स्टिकीनेस विद कुकीज, यानी अभी मैं हिट करूंगा तो हर दफा वो अलग अलग नए नए सर्वर्स के ऊपर हिट करके नया नया डेटा शो कर रहा होगा। आप चाहते हो कि यार एक दफा जो क्लाइंट का सर्वर से कनेक्शन बन गया उसी के साथ कनेक्शन रहे। सॉरी, तो उसके लिए फिर हम स्टिकीनेस यूज करेंगे। कैसे, वो एक अलग टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। हाई अवेलेबिलिटी जोन अक्रॉस जोन्स के साथ भी हम कर सकते हैं, मल्टीपल जोन्स के साथ हम हाई अवेलेबिलिटी रख सकते हैं।
आपकी आवाज गायब हो गई सर। सर हेलो। सर की लगता है लाइट चलेगी है। हाँ जी डिस्कनेक्ट हो गया सर। सर डिस्कनेक्ट। Recording in progress. सिक्योरिटी में कि बैन कब होगा? भाइयों से एक सवाल है कि अगर EC2 इंस्टेंस स्टॉप कंडीशन में हो तो क्या उसके चार्ज होते हैं? मेरा ख्याल है नहीं, जब रन हो रहा होता है सिर्फ तब होते हैं। उसके साथ जो स्टोरेज होगी ना, क्योंकि वो रिजर्व रहती है तो उसका चार्ज हो सकता है। आगे सर। तो हमें टर्मिनेट कर देना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर आ रही है। चले, गुड हो गया। अच्छा जी, अच्छा तो सिर्फ ये लास्ट टॉपिक था। अनफॉर्चुनेटली सॉरी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए फिर मैं एंड करता हूँ क्लास को। अच्छा, तो हमने देखा कि AWS इलास्टिक लोड बैलेंसर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें की गारंटी खुद लेता है। मेंटेनेंस और अपग्रेड वगैरह जो लोड बैलेंसर को मैनुअली हमें करना पड़ता, वो सारी चीजें ये खुद करेगा हमारे लिए। और साथ साथ ये इन सारी सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो सकता है हमारा लोड बैलेंसर। EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये भी हम देखेंगे, बहुत अच्छा है। ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ये भी बहुत अच्छी सर्विस है, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको भी। और ACM क्लाउड वॉच बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम एप्लीकेशंस के साथ काम करते हैं ना, तो हमारे जो लॉग्स वगैरह सारी चीजें मेंटेन हो रही होती है वो क्लाउड वॉच में होती है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। राउट 53 AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर के साथ, ये सारी चीजों के साथ है ना, ये हमारा जो लोड बैलेंसर है वो काम करेगा इंशाल्लाह। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि लोड बैलेंसर को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, थोड़ी सी स्लाइड्स आगे आप लोग पढ़ के खुद से आ जाइएगा। ये देखें, हेल्थ चेक कर सकते हैं हम। हेल्थ चेक का क्या मतलब है, सिर्फ ये बता दें फिर बंद करता हूँ। वैसे हेल्थ चेक अगर नाम सुन के पता चल रहा हो तो सर, जो इंस्टेंस हैं उनकी हेल्थ चेक करेगा। अगर कोई डाउन है तो वो उसको जो है ना अपनी लिस्ट में से निकाल देगा कि नेक्स्ट टाइम उसको ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। तो क्या कोई एक फॉर्मूला है इसके लिए कि सिंपल सा कि हर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक चीज लगा दी तो वो सबके साथ चल जाएगी, ऐसा है हेल्थ चेक में? सर सबके लिए अलग अलग होगा। हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सर्विसेज रन हो रही हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो वहां पर दिखाता है कि ये हेल्थ में यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप सर्विस को रन करें या ये निकाल दें। इस तरह से हर एक के लिए अलग अलग है। एग्जैक्टली, सबके लिए अलग होगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन का हेल्थ चेक आप किसी और तरीके से देखोगे, मेरी एप्लीकेशन का हेल्थ चेक मैं अपने किसी और तरीके से देखूंगा। तो ये वेरी करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि बस अब ये मैंने क्लास एंड कर दिया, सिर्फ एक लास्ट सवाल है उसके बाद मैं क्लास एंड करता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए सोचिएगा आप और मुझे बताएं कि अभी हम लोग जो वेब सर्विस यूज करते हैं, यानी अभी हम EC2 के अंदर पूरा अपना वेब सर्वर डाल के ऑन करते हैं, तो उसका हेल्थ चेक किस तरह से डिफाइन करूंगा मैं? कोई है जहन में कुछ, उसका हेल्थ चेक क्या होना चाहिए? करेंगे और 200 रिस्पॉन्स आएगा। एग्जैक्टली, तब 200 रिस्पॉन्स आएगा। सर अगर सब कुछ सही है क्या वहां पे हेल्थ चेक लगाने की जरूरत है? पहला सवाल मेरा ये है, क्या वाकई में उधर हेल्थ चेक लगाने की जरूरत भी है या नहीं है? सर है ना, हम उसको 404 पे भी तो डालते हैं ना एरर की उस पे। हाँ, अगर आप गौर से देखें तो याद है हम लोग जैसे ही EC2 का इंस्टेंस अप एंड रनिंग करते हैं और डायरेक्ट हमने पब्लिक IP को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करते हैं, तो पेज हमारा लोड नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो पीछे से अभी तक
वेब सर्वर इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल नहीं होने के बाद सर्विस एक्टिव नहीं हुई, इस जब तक वो सर्विस इंस्टॉल और एक्टिव नहीं होती जब तक वो पेज हमारा लोड नहीं हो रहा होता, याद है? यस सर। और जैसे ही पेज लोड हो जाता है यानी पीछे से सर्विस इंस्टॉल हो जाती है और फिर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो भी हमने HTML index.html में लिखा होता है वो आ जाता है, ऐसा है? यस सर। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने रिक्वेस्ट जो दूसरे यूजर से उनको जब तक यहाँ पे ना आने दूं जब तक मेरे पास मेरा इंडेक्स वाला पेज एक्टिव ना हो जाए, वरना तो क्या होगा? टाइम आउट आएगा, फिर यूजर सबके पास यही प्रॉब्लम आएगी ना। अगर 10 लोग अगर वो उसी पेज को एक्टिवली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास भी टाइम आउट ही आएगा, पेज ही कैन नॉट फाउंड ही आएगा, क्योंकि वो जब तक सर्वर तो अप एंड रनिंग हुआ ही नहीं है। तो इसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अच्छी एप्लीकेशंस के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि जब सर्वर हेल्दी है, जब हमारा सर्वर वेब सर्वर एक्टिव हो चुका है सर्व करने के लिए, तभी रिक्वेस्ट वहां जाए, वरना तो रिक्वेस्ट वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करके देखेंगे इसको। सर एक सवाल था। जी जी बोलिए। अच्छा सर, मैं बिल्कुल ये नहीं कि नया मेरे लिए AWS, तो मैं ये बेसिक सी चीजें सीखने के लिए क्या करूँ? यार नया तो हम सबके लिए ही है। नहीं, क्लास में तो कुछ लोग हैं जिनको ये काफी कुछ आता है। यार अगर इस तरीके से तो खैर चलें, ठीक है आपकी बात। क्लास में काफी लोग हैं जिनको आता है, तो आई थिंक का मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या कि उनको पहले से आता है या तो वो अभी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है। मैंने 3 साल पहले जो है ना कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनसे थोड़ा सा सीखा था और वो हिंदी में है, तो वो आप लोग चाहे तो उसमें से जाके देख सकते हैं। बहुत सारा स्टफ पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो बेसिक से वो बता रहे। तो आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे ना लिंक, ताकि वो लोग देख सके सब जी इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम निकाल के। असल में मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, इसके साथ अच्छी चीज भी है और एक बैड चीज भी है। अच्छी चीज ये है कि इसमें चीजें बहुत डीप है, ठीक है, और बुरी चीज ये है कि ये आप ज्यादातर वीडियोस देख नहीं पाते। मेरे साथ ये है। अब जिस तरीके से AWS की इस सर्टिफिकेशन की बात करूं तो इसमें चीजें बहुत सारी है। अगर मैं वीडियोस के हिसाब से देखूं तो मेरे ख्याल में 6-7 घंटे की वीडियोस होगी, तो आप बैठ के 6-7 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते, क्योंकि आप सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी है, आपको साथ साथ उसके प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसका आसान सा ये होता है कि आप टॉपिक्स उठाएं, वो टॉपिक क्लियर करते हुए आगे चलते जाएं। आप वीडियोस को ना इनिशिएट करें कि यार ये 100 वीडियो हैं, 200 वीडियोस हैं, वॉट एवर जितनी भी वीडियोस हैं, आप टॉपिक देखेंगे। यार मुझे EFS करना है, उसकी वीडियोस देखी तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया EFS, तो अब आपको पता चल गया कि हाँ यार ये EFS ने मट गया मेरा। कुछ अप्लाई करना होता है ना सर, साथ साथ उसको देखो प्लीज। सॉरी, मतलब जो कुछ अप्लाई कर रहे हैं ना, साथ से सिर्फ उसी को डिटेल में देखिए, उसके बाद अगर ऐसे ओवरऑल देख लेंगे तो बहुत लोग हो जाएंगे खत्म। यही वही है, थोड़ी सी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, आई बिलीव, मुझे भी लगता है। तो बस ठीक है, आई थिंक जितना आपके अंदर हिम्मत हो आप करें, वरना तो क्लास तो चल ही रही है, तो हम थोड़ा थोड़ा करते हुए इंशाल्लाह ताला इसको निपटाएंगे। और प्रैक्टिस, हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें। असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये अभी जो मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ता है वो ये करना पड़ रहा है कि जो अभी आप देख रहे हैं कंसोल ना, और जब मैंने काम किया था उस वक्त कंसोल थोड़ा चेंज था, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे आता है, क्योंकि अब मैं ज्यादातर अभी AWS के साथ काम ज्यादा नहीं चला, काम चल रहा है लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक चल रहा होता है। या तो मैं EC2 पे काम कर रहा हूँ, या तो लैम्डा फंक्शंस पे काम कर रहा हूँ, या तो फिर मैं DynamoDB पे काम कर रहा हूँ। अब इन सारी चीजों पे अभी काम नहीं कर रहा, लाइक लोड बैलेंसर पे मैं अभी काम नहीं कर रहा, और EBS EFS इन पे काम नहीं कर रहा। तो ये चीजें जब मैंने सीखी थी अभी नहीं है, तो ये है, तो थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि वो इंटरफेस भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आप लोगों से भी यही है कि सीख जरूर लें और कोशिश कीजिएगा सीखने के बाद एक एप्लीकेशन पूरी की पूरी सोचते हुए ना, क्योंकि इसमें हम डेटाबेस भी करेंगे, जैसे रिएक्ट के EC2 भी हो गया, इसमें आप अपना सर्वर भी डाल सकते हैं। तो एक पूरी एप्लीकेशन Amazon के सर्विस को यूज करते हुए आप पूरी डिप्लॉय कीजिएगा, तो इससे फायदा ये हो जाएगा, आपको सीखने को भी मिल जाएगा, और अच्छी चीज ये हो जाएगी कि हैंड्स ऑन भी हो जाएगा। फिर आपको आगे जाके अगर कुछ होता भी है तो आपके जहन में होगा कि हाँ यार ये कुछ होता तो था,
फिर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देख ली, थोड़ा सा आगे पीछे घूम लिया तो वो पकड़ ले सकते हैं हम लोग, अगर आपको पता होगा तो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये हम डेवलपर के एसोसिएट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रैक्टिशनर? नहीं एसोसिएट के लिए। ठीक है सर, ये स्लाइड शेयर कर देंगे सर? ये दोस्त कोई स्लाइड शेयर कर देगा? मेरे पास पड़ी हुई है, अभी मैं ऑन ही कर देता हूँ। पहले वाली तो ऐसा जो नई आप ये लोड बैलेंसिंग वाली। हाँ, ये उसी के अंदर अपडेट हो रही है दोस्त, मैं कोई नई स्लाइड्स नहीं दे रहा आपको, ये वही पुरानी वाली स्लाइड्स का लिंक है, उसी के अंदर शेयर कर दिया सर। जबरदस्त। थैंक यू सर। जी ये वीडियो से सिर्फ एक फायदा होता है कि जो वो जहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं ना बिगिनर्स के लिए, तो वो बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं ताकि आपका आइडिया हो जाए, और फिर वो प्रैक्टिस करवा लेते हैं मोस्टली वो विंडोज पे। तो जब आप विंडोज पे एक इंस्टेंस बनाते हैं, आपके सामने एक मशीन प्रॉपरली आ जाती है, तो उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद फिर आप जैसे बता रहे हैं टॉपिक वाइज आप चले जाएं, वहां रोक के करते रहें साथ साथ। अग्री। जब भी मैंने कहा कि वीडियोस का लिंक शेयर कर दे, ताकि अगर जिस तरीके से ये एक साहब कह रहे थे कि अभी वो बिगनर्स ही हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये कि देखिए मेहनत करनी पड़ती है। अब यही है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी, और मैं क्योंकि जॉब करता हूँ तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, लेकिन मैं बुक मार्क करता हूँ, वहां पे रोक लेता हूँ, जहाँ तक काम किया फिर दोबारा वहां से शुरू किया। कभी कभी वापस भी जाना पड़ता है, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये बहुत कुछ अच्छी वीडियोस है, मैंने शेयर किया है। जबरदस्त, थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच सबके लिए। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें, अपनी प्रैक्टिस कैसे इंक्रीज करें। जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हैकर रैंक के क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में सर इंटरव्यू में ये बड़े पूछे जाते हैं सर। एप्लीकेशंस के हवाले से बात कर रहे हैं आप? सर नहीं, जब भी किसी रिमोट इंटरव्यू में अपीयर होने की कोशिश करते हैं किसी भी रिपोर्ट कंपनी के लिए, तो वो कहते हैं जी आपको एक लिंक भेजा जा रहा है, उसे अपना ये आजकल स्टैंडर्ड बन चुका है। हाँ, ये आजकल स्टैंडर्ड बन चुका है कि अब कहीं भी आप जॉब करने जाते हैं तो वो एक पहले टेस्ट लेते हैं आपसे, और उसके बाद फिर आगे सारे प्रोसेस होते हैं। तो सर उसका कैसे सर उसको चेज करें? मतलब हमें तो ये पता है कि पेज फ्रंट एंड का कैसे बनाना है, उसको सर्वर से कैसे कनेक्ट करें। सर ये एल्गोरिथम्स जो लिखने हैं, इनके बारे में सर क्या इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और कैसे हम इसे ओवरकम करें? मैं आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ निकाल के, जिसके ऊपर है ना वो ये एल्गोरिथम्स के ऊपर ही सिखा रहा होता है ना सारी चीजें। तो शॉर्ट एल्गोरिथम्स है, हैकर रैंक या लीड कोड, पता नहीं मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो अच्छा था जिस तरीके से वो कभी स्ट्रिंग को उल्टा करवाना होता है, स्ट्रिंग के अंदर से ऑड नंबर्स को निकालना होता है, इस टाइप की चीजें ना वो प्रैक्टिस करवा रहा होता है, तो उससे ना एल्गोरिथम्स काफी बेहतर होते रहते हैं। सर लीड कोड का काफी सही एग्जांपल है, काइंडली सर वो भेज दीजिएगा, चूंकि वो ना काफी मसला बना हुआ है इधर ना। नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह करते हैं, मिलके करते हैं। मैं भेजता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, मैं देखता हूँ। चलो थैंक यू सर। ठीक है, ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।